रात का वक्त, आलिया का कमरा। आलिया की इस बात को सुनकर अहान अपनी आंखें बड़ी करके आलिया की तरफ देखते हुए बोला, तुम ये क्या कह रही हो, क्या तुम ये पहले कर चुकी हो? आलिया अपनी आंखें छोटी करके अहान को घूरते हुए बोली, अगर मैं ये पहले कर चुकी होती तो मैं तुमसे हनीमून के बारे में बात नहीं करती, या फिर तुम बेवकूफ हो। नहीं, मैं गलत कह रही हूँ, तुम सच में बेवकूफ हो, इसलिए तुमने कुछ देर पहले खुद को बेवकूफ कहा। अहान आलिया को पलटकर खुद उसके ऊपर आकर बोला, क्या तुम चाहती हो ये सब? अगर हाँ तो मैं रोकने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, क्योंकि हनीमून में भी यही होगा और मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ किसी और पर तुम्हारे करीब आने का ख्याल भी अपने दिमाग में लाना। आलिया एक कातिलाना मुस्कान अहान को देते हुए उसके सीने से लेकर एब्स तक अपनी उंगली फिराते हुए बोली, तुम्हारी स्लिम पर्सनैलिटी का फिगर मुझे बहुत पसंद आया। क्या तुम्हारा स्टेमिना जितना तुम बता रहे हो उतना ही है या फिर कम? आलिया का ये कहना अहान को बिल्कुल पसंद नहीं आता। अहान आलिया के ऊपर से उठते हुए बोला, गलती मेरी है, अभी तुम बच्ची हो, मुझे समझदार बनना चाहिए। आलिया अहान की तरफ देखती है जो कि उसके बगल में लेट गया था और अपने सिर के नीचे अपना हाथ करे सीलिंग को देख रहा था। आलिया करवट बदलकर अहान के सीने पर अपना हाथ रखते हुए बोली, 18 साल की उम्र में बहुत कुछ देखा है, इसलिए तुम्हें मुझसे इतना नर्वस फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अहान आलिया की तरफ देखता है लेकिन उसकी नज़र आलिया के सीने पर चली जाती है। आलिया अहान की नज़रों का पीछा करते हुए मुस्कुराकर बोली, क्या तुम सच में लड़के ही हो? आलिया की इस बात को सुनकर अहान अपनी नज़रें उठाकर आलिया को देखते हुए बोला, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्या मैं तुम्हें लड़का नजर नहीं आता? आलिया अहान के गले पर किस करके बोली, तुम्हारे सामने पूरी बिरयानी पड़ी है और तुम खाने के बदले उसके सुगंध को बस एंजॉय करना चाहते हो। अहान आलिया से बोला, क्योंकि वो बिरयानी भी मेरी है और खाने वाला भी मैं हूँ, इसलिए मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है मेरी बिरयानी को खाने के। अहान की बात सुनकर आलिया अहान को खुद से दूर कर बेड से उठते हुए बोली, तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे नहाना है। अहान आलिया को देखते हुए बोला, पता नहीं क्यों मुझे साजिश की बदबू आ रही है, क्या तुम सच में मेरे लिए राजी हो गई हो या फिर मुझे उलझाकर रखना चाहती हो? अहान की बात सुनकर आलिया पलटकर उसकी तरफ देखती है और मुस्कुराकर बाथरूम में चली जाती है। अहान उससे ज्यादा हुआ देखता है और अपना शर्ट पहनकर आलिया के कमरे से बाहर आ जाता है। अहान जैसे ही कमरे से बाहर आता है उसके सामने रिवान खड़ा हुआ था। रिवान को देखकर अहान थोड़ा सा ठिठक जाता है लेकिन अपने कमरे की तरफ जाते हुए बोला, इस तरह से दो लोगों के कमरों के बीच की बातें सुनना सी बात नहीं होती। रिवान अहान से बोला, तुम्हारे लिए बेहतर होगा मेरी बहन से दूर रहो। मुझे नहीं पता सिद्धांत भाई ने तुम्हें क्यों पसंद कर लिया, फैमिली वालों ने तुम्हारे अंदर ऐसा क्या देखा, लेकिन तुम मुझे बिल्कुल नहीं पसंद हो। अहान रिवान से बोला, क्या मैं तुम्हारी मेरे नापसंद करने की वजह जान सकता हूँ? रिवान अहान की आंखों में देखते हुए बोला, मेरी बहन को इतना कठोर दिल बनाने के पीछे सिर्फ तुम्हारा हाथ है। अगर तुमने उसके साथ लिफ्ट में बदतमीजी ना की होती तो आलिया जैसे हंसमुख लड़की इस तरह से कभी नहीं बनती। रिवान की इस बात को सुनकर अहान रिवान की आंखों में देखते हुए बोला, जो कुछ भी हुआ वह बीता हुआ कल था और अभी हम सभी आज में जी रहे हैं। आलिया ने मुझे स्वीकार कर लिया है, फैमिली वालों ने भी कर लिया है। मेरा पहला इंटेंशन कुछ दूसरा था, लेकिन अभी मैं सिर्फ आलिया के साथ रहना चाहता हूँ। अहान की बात सुनकर रिवान अहान से बोला, ना ही मैंने काव्य और दानिश की शादी के बीच में बोला था और ना ही मैं तुम्हारे और आलिया की शादी के बीच में बोलूंगा, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी बहन को अगर थोड़ी सी भी तकलीफ महसूस हुई तो मैं तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। रिवान की बात सुनकर अहान मुस्कुराते हुए बोला, क्या बात है साले साहब, आप तो शादी से पहले ही अपने जीजा को धमकी देने लगे हैं। वैसे कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, फिलहाल गुड नाइट कहकर अहान कमरे में चला जाता है।
वहां पर खड़ा रुद्रा ये सब कुछ सुन रहा था। रिवान रुद्रा पर ध्यान नहीं दे पाता और सीधा अपने कमरे की तरफ चला जाता है। आरुषि जो कि अपने मोबाइल में खेल रही थी रुद्रा को देखकर उठ जाती हैं और रुद्रा के पास आकर बोली, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही? रुद्रा आरुषि की आवाज सुनकर चौंक जाता है और आरुषि के मुंह पर हाथ रखते हुए उसे कमरे में ले जा बोला, चुप रहो, तुम क्या कर रही हो? आरुषि अपनी आंखें टिमटिमाते हुए रुद्रा को हाथ हटाने के लिए कहती है तो रुद्रा हाथ हटा देता है। आरुषि सांस लेकर बोली, मुझे तो बेवकूफ कहते हो, तुम मुझसे भी बड़े बेवकूफ हो। बेवकूफ लड़के नाक बंद कर दिया था मेरा, मर जाती तो। रुद्रा आरुषि से बोला, मैं तुम्हें मरने नहीं देता। आरुषि रुद्रा से मुस्कुराते हुए बोली, क्यों? रुद्रा बिना किसी भाव के आरुषि से बोला, मैंने कहा मैं तुम्हें मरने नहीं देता। आरुषि रुद्रा के आंखों में देखते हुए मुस्कुराकर बोली, क्या तुम मुझे वह गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह है? रुद्रा की आंखें कठोर हो जाती है। रुद्रा आरुषि से बोला, इन फालतू चीजों को सोचने से अच्छा होगा पढ़ाई में ध्यान दो। रुद्रा की कठोर आवाज सुनकर आरुषि मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें पता है मैंने आज ही फोन पर देखा, कार्टून में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं, क्या हम दोनों बन सकते हैं? रुद्रा आरुषि के हाथ से फोन छीनकर बोला, आज के बाद तुम फोन इस्तेमाल नहीं करोगी। आरुषि अपनी आंखें छोटी करके बोली, मैं क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकती? यह मुझे मेरे 5th बर्थडे पर मिला था, तुम इस तरह से उसे मुझसे नहीं ले सकते, मैं रोऊंगी। आरुषि की बात सुनकर रुद्रा आरुषि का फोन जमीन पर पटक देता है। आरुषि की आंखों में पानी भर आते हैं। आरुषि रोते हुए बोली, तुम बहुत गंदे हो, तुमने मेरा फोन तोड़ दिया, मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगी पापा से। आरुषि की बात सुनकर रुद्र आरुषि के हाथ को पकड़कर बोला, जाओ जाकर कर दो कंप्लेंट, मैं भी सबको बताऊंगा। तुम क्या देखती हूँ फोन में? तुम्हें पता है तुम्हारे एज में बच्चे पढ़ाई और अपने स्पोर्ट्स और करियर पर ध्यान देते हैं, लेकिन तुम अपना फोन यूज कर रही हो, बेवकूफ हो तुम, कहकर रुद्र आरुषि के हाथ को झटक देता है और अपने कमरे में चला जाता है। आरुषि भरी नजरों से उसे जाता हुआ देखती है और अपने फोन को उठाकर बोली, इसमें मेरी बर्थडे की फोटोज थी, सब खत्म हो गया, कहकर आरुषि रोते हुए अपने कमरे में आ जाती हैं। अगली सुबह सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। आरुष चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था, रुद्रा भी अपना नाश्ता कर रहा था। रिजवान आरसी से बोला, आरसी कुमारी राजकुमारी कहाँ है? क्या वो अभी तक सोकर नहीं उठी? रिजवान की बात सुनकर आरसी बोली, पापा दरअसल आरुषि की तबीयत खराब है, उसे काफी तेज बुखार था, इसलिए मैंने उसे दवाई देकर सुला दिया है। आप फिक्र मत कीजिए, अपने नाश्ता कीजिए, बाकी आरुष और रुद्रा को घुमाने ले जाए और आप सभी भी चले जाए, मैं आरुषि के साथ रुक जाती हूँ। रुद्रा आरसी से बोला, भाभी मैं भी रुकूंगा, मुझे नहीं जाना है। रुद्रा की बात सुनकर सभी उसकी तरफ देखते हैं। शिखा अंदर आते हुए बोली, कहाँ जाने की प्लानिंग चल रही है, बिना मुझे बताएं? शिखा की बात सुनकर रिवान उसकी तरफ देखकर बोला, तुम कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं हो, तुम सिर्फ मेरी असिस्टेंट हो, उससे ज्यादा कुछ नहीं। रिवान की बात सुनकर शिखा का चेहरा लटक जाता है। आलिया शिखा से बोली, आप फिक्र मत कीजिए, आप मेरे साथ एम्यूजमेंट पार्क चल रही है। आहान अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने के बाद बोला, सॉरी गाइस, मेरा एक कंपनी के साथ इम्पोर्टेंट डील है तो मुझे जाना होगा, मैं आप लोगों को सीधा एम्यूजमेंट पार्क में मिलूंगा। आलिया आहान को जाता हुआ देखकर बोली, 2 घंटे, सिर्फ 2 घंटे है तुम्हारे पास, अगर तुम 2 घंटों में एम्यूजमेंट पार्क नहीं पहुंचते हो तो मैं तुम्हें गाजियाबाद से सीधा मुंबई की फ्लाइट में धक्के मारकर वापस भेज दूंगी। आहान आलिया की बात सुनकर बोला, ये टाइम बहुत कम है, कम से कम तुम्हें मुझे 5 घंटे देने चाहिए, मीटिंग आने जाने में टाइम तो लगता ही है, मैं कैसे एडजस्ट करूंगा? आलिया आहान से बोली, इट्स नॉट माई प्रॉब्लम, कहकर आलिया अपने कमरे की तरफ चली जाती है। आहान उसे जाता हुआ देखता है और जल्दी से अपने डील के लिए निकल जाता है।
कुछ देर बाद सभी एम्यूजमेंट पार्क के लिए निकल जाते हैं। रुद्र आरुषि के कमरे में जाता है तो देखता है आरुषि चुपचाप सो रही थी। आरसी अंदर आते हुए रुद्रा से बोली, लगता है रात को बहुत रो रही थी इसीलिए इसकी तबीयत खराब हो गई। मैंने सुबह देखा इसके चेहरे पर आंसुओं की लकीर थे, शायद कोई बात हुई है। रुद्र आरसी की तरफ देखकर बोला, आई एम सॉरी भाभी, आरुषि मेरे कारण रो रही थी क्योंकि मैंने उसका फोन तोड़ दिया। रुद्रा की तरफ देखकर आरसी बोली, फोन तोड़ दिया क्यों? रुद्रा धीरे से बोला, इस समय शायद आरुषि को मोबाइल से ज्यादा पढ़ाई की जरूरत है क्योंकि वह मैथ्स और कंप्यूटर में बहुत ज्यादा वीक है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगी। मोबाइल उसका ध्यान डिस्टर्ब कर रहा था। मैंने उससे मना किया लेकिन उसने बात नहीं मानी, इसीलिए मैंने उसका फोन तोड़ दिया, मुझे माफ कर दीजिए। रुद्रा की बात सुनकर आरसी मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आरुषि के लिए एक कंप्यूटर अरेंज कर दूंगी जिसमें वह सब कुछ स्टडी कर लेगी, ठीक है? आरसी की बात सुनकर रुद्रा सिर्फ सिर हिला देता है। रुद्र आरसी से बोला, क्या इसकी तबीयत ठीक हो गई है? आरसी रुद्रा से बोली, इसकी तबीयत तो ठीक हो गई है लेकिन अभी यह फिलहाल के लिए सो रही है, तुम ज्यादा परेशान मत हो, जाओ जाकर गरम पट्टी ले आओ, इसके सिर पर रखना ताकि इसका फीवर जल्दी उतर जाए। आरसी की बात सुनकर रुद्रा जल्दी से किचन में चला जाता है और ठंडे पानी के साथ पटिया रखकर ले आता है। कुछ देर बाद आरुषि अपनी आंखें खोलकर देखती है और रुद्रा को देखकर गुस्से से बोली, जाओ यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी तुमसे। रुद्र आरुषि की बात का कोई जवाब नहीं देता, जिसे देखकर आरुषि को और गुस्सा आने लगता है। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। दोपहर का वक्त, गाजियाबाद। रुद्रा के कुछ भी ना कहने पर आरुषि उसकी तरफ गुस्से में देखने लगती है। आरसी आरुषि से बोली, आरुषि बेबी, रुद्रा तुम्हारी मदद कर रहा है ना, तुम इस तरह से उसके साथ कोल्ड बिहेव नहीं कर सकती। आरुषि रुद्रा की तरफ देखकर गुस्से से बोली, मुझे नहीं चाहिए इसकी मदद, आप है मेरी मदद करने के लिए, कहिए इससे चला जा यहाँ से, मुझे नहीं बात करनी, गंदा लड़का। आरुषि की बात सुनकर रुद्र आरसी से बोला, भाभी मैं चलता हूँ, मुझे पढ़ाई करनी है, अगर आपको मेरी हेल्प की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। रुद्रा की बात सुनकर आरुषि चिल्लाते हुए बोली, देख रही हो मम्मा, मैंने इसे एक बार कहा और यह भाग रहा है, इसे तो बस मुझसे छुटकारा चाहिए, लेकिन एक बात याद रखना रुद्रा, तुम इतनी आसानी से मुझसे नहीं भाग सकते, बैठो यहाँ पर और मुझे पढ़ाओ। रुद्र आरुषि के माथे पर हाथ रखता है। आरुषि उसके हाथ को झटक कर बोली, दूर रहो मुझसे। रुद्र आरसी से बोला, भाभी आरुषि को बुखार नहीं है, उसका बुखार उतर चुका है, आप फिक्र मत कीजिए, आप जाकर अपना ऑनलाइन क्लास बच्चों के साथ ले लीजिए, फिलहाल के लिए मैं आरुषि का ख्याल रखता हूँ और उसे पढ़ाई में मदद करता हूँ। आरसी रुद्रा के माथे पर किस करके बोली, तुम इतने समझदार कैसे हो रुद्रा? रुद्र आरसी की बात सुनकर कुछ नहीं कहता। आरुषि आरसी से बोली, मैं भी समझदार हूँ। आरसी आरुषि को देखते हुए बोली, नहीं तुम बेवकूफ हो। आरुषि घूरकर रुद्रा को देखते हुए बोली, सब तुम्हारे कारण हो रहा है, तुम ही मुझे सबके सामने बेवकूफ कहते हो, इसीलिए मॉम भी मुझे बेवकूफ कह रही है। आरुषि की बात सुनकर आरसी उसके सिर पर हाथ रखती है और कमरे से बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद रुद्रा दरवाजा अंदर से बंद करके आरुषि को घूरने लगता है। आरुषि रुद्रा की तरफ देखते हुए बोली, मुझे इस तरह से घूरने का कोई फायदा नहीं है, मैं तुमसे नहीं डरती समझे। रुद्र आरुषि को इग्नोर करते हुए बोला, मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि तुमसे आर्गुमेंट में कोई नहीं जीत सकता और तुम अभी बच्ची हो। रुद्रा की बात सुनकर आरुषि रुद्रा को घूरते हुए बोली, तुम सिर्फ 3 साल बड़े हो मुझसे, तो क्या तुम मुझे बच्ची कहोगे? रुद्र आरुषि के दराज से किताब निकालते हुए बोला, चाहे एक दिन ही क्यों ना छोटी रहो, लेकिन रहोगी तो छोटी ही ना मुझसे।
आरुषि रुद्रा को देखने लगती है और उसके हाथ में पड़े किताब को देखते हुए बोली, मुझे नहीं पसंद ये कंप्यूटर। रुद्रा आरुषि से बोला, क्या तुम्हें मोबाइल फोन पसंद है? मोबाइल का जिक्र सुनकर आरुषि रुद्रा से गुस्से में बोली, लेकिन तुम बुरे लड़के, तुमने मेरा फोन तोड़ दिया। रुद्रा शांत स्वभाव में आरुषि से बोला, मैंने फोन को तोड़ा, इसका रीजन सिर्फ एक था और वह है तुम गलत चीजों का सहारा ले रही थी। इस उम्र में तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, ना कि फालतू चीजों पर ध्यान देना चाहिए। रुद्रा की बात सुनकर आरुषि चमकती आंखों से रुद्रा को देखते हुए बोली, रुद्रा तुम मुझे बताओ ना, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड क्या होता है? तुम्हें तो सब पता होता है, मैंने बस सुना है, मुझे नहीं पता ये क्या होता है। रुद्रा एक गहरी सांस लेकर आरुषि से बोला, जब दो लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं तो वो दोनों गर्ल और फ्रेंड हो जाते हैं और बॉय और फ्रेंड हो जाते हैं, यही गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होता है। रुद्रा की बात सुनकर आरुषि खुश होते हुए बोली, तो क्या हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे, अगर मैं भाई का ख्याल रखूंगी तो हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाएंगे। रुद्रा कठोर आवाज में आरुषि से बोला, भाई बहन का रिश्ता कभी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का नहीं हो सकता, लेकिन तुम्हारा और मेरा रिश्ता हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाऊंगा क्योंकि तुम अच्छी लड़की नहीं हो, तुम मोबाइल में गंदी चीजें देखती हो। रुद्रा की बात सुनकर आरुषि धीरे से रुद्रा से बोली, अगर मैं मोबाइल चलाना छोड़ दूं और तुम्हारे साथ पढ़ाई करो तो क्या तुम मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओगे? रुद्रा कुछ देर आरुषि को नजर भर देखने के बाद बोला, वह हम बड़े हो जाने के बाद तय करेंगे, चलो मैं तुम्हें कंप्यूटर में इन चीजों के बारे में बताता हूँ, कहकर आरुषि को पढ़ाना शुरू कर देता है। एम्यूजमेंट पाकालिया आरुष के हाथ को पकड़कर बोली, चलो हम दोनों रोलर कोस्टर की राइड करके आते हैं। आलिया की बात सुनकर आरुष खुश हो जाता है और दोनों रोलर कोस्टर की तरफ चले जाते हैं। रिजवान, जो कि रिवान को देख रहा था, जो चुपचाप खड़ा अपने मोबाइल में कुछ चेक कर रहा था, उसके पास जाता है। रिवान अपना सिर उठाकर रिजवान को देखते हुए बोला, डैड क्या हुआ? रिजवान रिवान से बोला, जो जैसा नजर आता है वह हर बार वैसा ही नहीं होता है। रिवान, मुझे पता है तुम मुझे गलत समझ रहे हो, लेकिन एक बात तुम गलत नहीं कह सकते, तारा तुमसे प्यार करती थी, लेकिन उसके बाप ने जिस कारण उससे नफरत किया था उसे वह हमेशा प्यार में बदलना चाहती थी, इसलिए वह तुम्हें नहीं अपना पाई। रिवान रिजवान को आरुष को दिखाते हुए बोला, डैड आप उस बच्चे को देख सकते हैं जो अभी मेरा भतीजा है, आज मैं भी उतने ही बड़े बच्चे का बाप होता अगर तारा जिंदा होती। रिजवान आरुष को देखते हुए बोला, तुम्हारी जिंदगी में कोई आना चाहता है लेकिन तुम उसे खुद नहीं आने देना चाहते। रिवान रिजवान की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोला, डर लगता है डैड फिर से कोई अनहोनी ना हो जाए। रिवान की बात सुनकर रिजवान उसकी तरफ देखकर बोला, जो कुछ भी पहले हुआ सब कुछ सोचा समझा एक फासला था, लेकिन इस बार जो कुछ भी हो रहा है दिल में प्यार और आंखों में एक उम्मीद लिए होने वाला है। रिजवान की इस बात को सुनकर रिवान रिजवान से बोला, आपको पता है डैड? उसके बात को बीच में काटते हुए रिजवान बोला, मुझे पता है तुम्हें बहुत ही शिकायत है मुझसे, जैसे कि मैंने तुम्हारी जिंदगी अपने हाथों से खराब की है तारा को तुम्हारी लाइफ में लाकर। रिजवान के ये कहने पर रिवान उसकी तरफ देखता है। रिजवान रिवान के कंधे पर हाथ रख कर बोला, तुम्हें पता है रिवान, तुम मुझसे बने हुए हो, मेरे नाम से बने हो, क्योंकि तुम में मेरी झलक नहीं दिखाई देती, तुम में सिद्धि की झलक दिखाई देती है, लेकिन सिद्धांत सिद्धि से बना है, लेकिन उसके अंदर रिजवान है। रिवान नासमझी से रिजवान की तरफ देखता है, तो रिजवान बोला, तुम्हें नहीं पता रिजवान ग्रोवर कौन है? और तुमने एक बात बिल्कुल सच कहा, मुझे एहसास के बारे में नहीं पता, क्योंकि उसके लिए दिल होना चाहिए जो कि मेरे पास नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ को देखकर कभी कभी धड़कता है, और क्यों यह मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि प्यार हमें अपनों के सामने कमजोर कर देता है।
रिजवान की इस बात को सुनकर रिवान रिजवान की तरफ देखते हुए बोला, तो इसका मतलब यह है डैड कि आपको मॉम से प्यार नहीं है। रिवान रिजवान के सिर पर हाथ रखते हुए बोला, उसके लिए तो मेरी जान भी हाजिर है, इसलिए तो जब उसने पहली बार मुझसे मेरी जान मांगी थी मैंने मुस्कुराते हुए उसे दे दिया था। रिवान रिजवान से बोला, लेकिन आपने तो कहा आपको एहसास के बारे में नहीं पता, तो आपने मॉम के लिए ऐसा क्यों किया? रिजवान रिवान की तरफ देखते हुए बोला, हमारे दिल को हमसे पहले सामने वाले के लिए क्या महसूस करते हैं वो पता चल जाता है। मुझे तुम्हारी माँ से पहली नज़र का ही प्यार हो गया था, लेकिन मुझे पता था मेरे बहुत दुश्मन है, इसलिए मैंने अपनी काली शक्तियों के कारण सिद्धि से कभी अपने दिल की बात नहीं की, इसीलिए तो आज तक मैंने उसे प्रपोज भी नहीं किया। रिवान रिजवान को देखते हुए बोला, लेकिन डैड मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, मैं जैसा हूँ बहुत खुश हूँ, मुझे फिर किसी को अपने लाइफ में नहीं लाना है प्लीज, और मैं नहीं जानता आप लोग मुझे फोर्स करें। रिजवान अपनी आंखें छोटी करके बोला, तो क्या तुम स्टीफन की तरह हमेशा के लिए बेवा बन के रहना चाहते हो? रिवान अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोला, क्या डैड आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। रिजवान रिवान से बोला, अगर तुम्हारी असिस्टेंट तुमसे प्यार करती है तो तुम उसे एक मौका क्यों नहीं देते? मैं भी चाहता हूँ मेरे और भी पोता पोती हो, लेकिन तुम हो कि समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे। रिवान अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए बोला, दो कार्टून को तो आप संभाल नहीं पा रहे, मेरे जो होंगे उसे क्या आपने सिर पर रखेंगे? रिजवान अपनी आंखें छोटी करके बोला, मैं भला उन्हें अपने सिर पर क्यों रखूंगा, मेरी इतनी प्रॉपर्टी है, इतने सारे घर हैं, उनमें जाकर रहेंगे सभी, और क्या चाहिए? एक को कुंवारा फ्लैट दे दूंगा, एक को यूएस, एक को स्पेन और एक इंडिया में रहेगा। रिवान अपने सिर को पकड़कर बोला, बस कीजिए डैड, इतने सारे बच्चे मैं कहाँ से लेकर आऊंगा? रिजवान रिवान से बोला, मैंने 4 बच्चों के बारे में बात किया है, 2 आरुष और आरुषि हो गए, 2 तुम्हारे हो जाएंगे, हो गए ना 4। सिद्धांत पीछे से आते हुए बोला, मेरी जिंदगी की तो वॉट लगा दी है, मेरे भाई की कम से कम रहने दीजिए। रिवान रिजवान दोनों सिद्धांत की तरफ देखते हैं। रिजवान अपनी आंखें छोटी करके सिद्धांत से बोला, तुम्हारा भाई कम से कम बच्चे तो चाहता है, तुम्हारी तरह तो नहीं है। सिद्धांत रिजवान की आंखों में देखते हुए बोला, पहली बात मैं आरसी को खोना नहीं चाहता, दूसरी बात मैं उसे दर्द में नहीं देख सकता, और तीसरी बात मैं आपको खुश नहीं देख सकता। आलिया, जिसका रोलर कोस्टर राइड कंप्लीट हो चुका था, वह आकर सिद्धांत से कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, और मैं आपको खुश नहीं देख सकती क्योंकि आप मेरे डैड को खुश नहीं देख सकते। सिद्धांत आलिया का हाथ अपने कंधे से हटाकर बोला, तमीज से रहा करो, और लड़कियों की तरह खाली हाइट बस बड़ी है, दिमाग अभी भी बच्चों की तरह नहीं गधे की तरह है। आलिया मुस्कुराते हुए सिद्धांत की तरफ देखती है और अपने पॉकेट से एक पेन निकालकर सिद्धांत के गले पर रख देती है, जिस कारण सिद्धांत को कर्क लगता है। सिद्धांत आलिया को खुद से दूर धकेल देता है। सिद्धांत अपने गले पर हाथ रखे आलिया की तरफ गुस्से से देखता है। आलिया मुस्कुराते हुए बोली, अब आपको पता चला मैं कितनी बड़ी हो चुकी हूँ और कितनी छोटी हूँ। सिद्धांत अपनी आंखों को बंद करते हुए उसकी तरफ ले फेंकने के लिए जैसे ही हाथ ऊपर करता है, रिजवान सिद्धांत से बोला, बहन है वह तुम्हारी, रुक जाओ। सिद्धांत रिजवान से बोला, आज मैं आपके कहने पर भी इस लड़की को नहीं छोड़ने वाला, बहुत ज्यादा हो गया है इसका। आलिया मुस्कुराते हुए सिद्धांत से बोली, आपसे तो मेरे बाल का एक छोटा सा हिस्सा भी ना डालें, मैं तो बहुत दूर की बात है, चलो हो जाए दो दो हाथ। आलिया की इस बात को सुनकर सिद्धांत आलिया से बोला, तुम्हें देखकर मुझे तुम्हारे बाप की याद आ गई, इसलिए अब मुझे तुमसे लड़ने का मन नहीं कर रहा है। सिद्धांत की इस बात को सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखते हैं। आलिया अपनी लाल आंखों से सिद्धांत की तरफ देखती है, उसके बाद रिजवान से बोली, डैड आइसक्रीम खाने चले, मेरा दिमाग ठंडा हो जाएगा। सिद्धांत आलिया को और गुस्सा दिलाने के लिए बोला, क्यों बाप का जिक्र होते ही तुम्हें याद आ जाता है, ना कि तुम एक नाजायज हो।
रिजवान गुस्से में सिद्धांत से बोला, तमीज से बात करो सिद्धांत, वो मेरी बेटी है और तुम्हारी बहन, वो कोई नाजायज नहीं है। रिजवान को गुस्से में देखकर सिद्धांत आलिया से बोला, तुम बताओ आलिया, तुम आलिया तेजस्वी हो या फिर आलिया ग्रोवर हो या फिर नाजायज आलिया हो। अहान आते हुए बोला, उसका नाम आलिया अहान बोस है, इसलिए तुम दोबारा उसके लिए कोई भी नाम इस्तेमाल नहीं करोगे। अहान की बात सुनकर सभी उसकी तरफ देखते हैं। सिद्धांत आलिया की तरफ जैसे ही देखने के लिए अपना सिर्फ गौ माता है, एक जोरदार पंच सिद्धांत के मुंह पर लगता है। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। एम्यूजमेंट पार्क। अचानक गुस्सा पड़ने से सिद्धांत का चेहरा एक तरफ झुक जाता है। सिद्धांत अपना सिर उठाकर उस तरफ देखता है जहां पर आलिया उसे गुस्से में देख रही थी। सिद्धांत अपने कदम जैसे ही आलिया की तरफ बढ़ाता है, आलिया एक और थप्पड़ सिद्धांत के गाल पर जड़ देती है। सिद्धांत आलिया के बाल को कस के पकड़ लेता है। आलिया भी सिद्धांत के बाल को पकड़ते हुए बोली, अगर दोबारा मेरे लिए अनाप शनाप वर्ड यूज किया तो मैं भूल जाऊंगी आप मेरे डैड के बेटे हैं। सिद्धांत आलिया के बाल पर अपनी पकड़ और कसते हुए बोला, क्यों, तुम नहीं हो नाजायज? तुम्हारे बाप का तो पता है, तुम्हारी माँ का भी पता है, लेकिन शादी से पहले जो औलाद होती है उसे नाजायज कहते हैं और तुम नाजायज हो क्योंकि तुम्हारी डैड और मॉम की शादी नहीं हुई थी। रिजवान सिद्धांत को आलिया से दूर करते हुए गुस्से से बोला, सिद्धांत तमीज से रहो, बहन है वह तुम्हारी। सिद्धांत रिजवान की आंखों में देखते हुए बोला, नहीं, मेरी सिर्फ एक बहन है, उसका नाम काव्या है, जिसे मैं बचपन से जानता हूँ, और ये लड़की अचानक हम लोगों की फैमिली में आकर मेरी बहन नहीं बन सकती। आलिया रिवान के हाथ को पकड़कर बोली, और मुझे भी आपके भाई होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि रिवान भाई है मेरे साथ। सिद्धांत अहान से बोला, एक बार और समझा रहा हूँ, इस लड़की से जितना हो सके दूर रहने की कोशिश करना, वरना ये तुम्हें बर्बाद कर देगी क्योंकि खून तो बाप का ही है ना। आलिया चलते हुए बोली, चाहे कुत्ते जितना भी भाग ले, आलिया ग्रोवर के मोटिवेशन को कभी भी कम नहीं कर सकते और आप मेरे लिए सिर्फ भौंकने वाले कुत्ते के अलावा और कुछ नहीं हो। सिद्धांत उसकी तरफ नफरत भरी नजरों से देखता है और वहां से चला जाता है। आरुष, जो कि आलिया और सिद्धांत के झगड़े को देख रहा था, आलिया से बोला, बुआ आपने डैड को क्यों मारा? रिजवान आरुष को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, क्योंकि तुम्हारे पापा ने तुम्हारी बुआ से बदतमीजी की, इसीलिए बुआ ने उन्हें पनिश किया। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अपने से छोटों को बुली नहीं करना चाहिए। रिजवान की बात सुनकर आरुष रिजवान से बोला, मैं किसी को बुली नहीं करता दादू, इसका मतलब मैं गुड बॉय हूँ। आलिया आरुष के नाक को खींचकर बोली, हाँ तुम बहुत अच्छे लड़के हो, कभी भी अपने डैड की तरह मत बनना। आरुष आलिया से बोला, दीदी हमेशा रुद्रा को परेशान करती है, इसका मतलब दीदी गंदी लड़की है। आरुष की बात सुनकर आलिया आरुष को समझाते हुए बोली, नहीं बेबी, तुम्हारी दीदी बुरी नहीं है, उसमें कुछ आदतें तुम्हारे डैड की है, इसलिए वह ऐसा बिहेव करती है। आलिया की बात सुनकर आरुष सिर हिलाता है। उसके बाद आलिया से बोला, बुआ आप मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? आरुष की इस बात को सुनकर सभी हैरानी से उसकी तरफ देखते हैं। अहान अपनी आंखें छोटी करके आरुष से बोला, नहीं बनेगी क्योंकि वह मेरी गर्लफ्रेंड है। आरुष अहान से बोला, मामू आप मेरे लिए इतना नहीं करोगे, ये तो गलत है ना। अहान आरुष से बोला, बहुत जल्द मैं तुम्हारे लिए एक बहुत प्यारी सी गर्लफ्रेंड लेकर आऊंगा जिसे तुम चाहकर भी नहीं छोड़ पाओगे, अभी फिलहाल के लिए काम चला लो। अहान की इस बात को सुनकर सभी अहान की तरफ देखते हैं। आलिया अहान को घूरने लगती है। अहान मुस्कुराते हुए आलिया को आंख मारता है तो आलिया अहान के पैर पर लात मारकर वहां से चली जाती है। अहान अपने पैर को सहलाता है और आलिया के पीछे जाते हुए बोला, आलू सुनो ना, मेरी बात तो सुनो, मैंने आरुष से प्रॉमिस किया है उसके लिए गर्लफ्रेंड लेकर आऊंगा, तुम अगर ऐसे भागोगी तो कैसा होगा?
आलिया पलटकर आहान को देखते हुए बोली, तुम गधे हो, मैं तुम्हारे जैसे इंसान के साथ बच्चा पैदा तो नहीं कर सकती लेकिन सोच जरूर सकती हूँ। आलिया की बात सुनकर आहान मुस्कुराते हुए बोला, सोचने के लिए पैसे नहीं लगते। आलिया आहान से बोली, चलो शादी करें। आलिया की इस बात को सुनकर आहान चमकती आंखों से आलिया को देखते हुए बोला, क्या कहा तुमने, शादी? आहान जल्दी से आलिया को अपनी गोद में उठा लेता है। आलिया उसकी तरफ देखकर बोली, पागल हो गए हो क्या? आहान आलिया से बोला, तुम्हारे मूड का पता नहीं होता क्या? पता तुम शादी से इनकार कर दो, चलो जल्दी से रजिस्ट्रार ऑफिस चलकर शादी कर लेते हैं। पीछे से रिजवान बोला, खबरदार, अगर मेरी बेटी को बिना मेरी मर्जी के शादी के लिए तुमने फोर्स किया तो। रिजवान की बात सुनकर आहान रिजवान से बोला, लेकिन ये तो गलत है ना, आपकी बेटी मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गई है तो आप भला इस तरह से मुझे धमकी क्यों दे रहे हो? कहते हुए आहान आलिया को अपनी गोद से उतार देता है। सिद्धि आते हुए बोली, वो इसलिए क्योंकि आलिया अभी सिर्फ 23 साल के हैं, उससे पहले बढ़ने दो, उसके बाद तुम शादी कर लेना। सिद्धि की बात सुनकर आहान इरिटेट होते हुए बोला, जब आपकी शादी हुई थी आप भी तो 23 साल की थी, तो भला आलिया की शादी में क्या दिक्कत है? आहान की इस बात को सुनकर सिद्धि मुस्कुराते हुए बोली, दिक्कत कोई नहीं है, बस बात यह है कि आलिया को आगे बढ़ना है। सिद्धि की बात सुनकर आहान सिद्धि से बोला, तो आपको क्या लगता है मैं आ गया को आगे बढ़ने से रोक दूंगा? मैं इतना भी बुरा हस्बैंड नहीं हूँ। रिजवान आहान के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, फिलहाल के लिए तो तुम उसके मंगेतर भी नहीं हो, इसलिए हस्बैंड बनने का सपना देखना बंद कर दो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आहाना रिजवान के हाथ को अपने कंधे पर से हटाते हुए बोला, बहुत बुरे हैं आप, हमेशा नेगेटिविटी बोलते हैं। कभी तो पॉजिटिव वाइब्स आना चाहिए ना आपके ऊपर से, लेकिन नहीं, कभी नहीं आती। आलिया आहान से बोली, मेरे डैड से अगर तुमने ऐसे बात किया ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी मैं, ठीक से बात किया करो। आलिया की बात सुनकर आहान अपनी आंखें टिमटिमाते हुए बोला, क्या तुम्हारा पति, मेरा मतलब होने वाला पति, तुम्हें कमजोर नजर आता है? मैं भी तुम्हारे दांत तोड़ सकता हूँ, हमेशा धमकी देती रहती हो मारने पीटने का। उन दोनों को झगड़ा हुआ देखकर शिखा रिवान से बोली, लगता है कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से। रिवान शिखा के चेहरे को देखते हुए बोला, प्यार नहीं है, झगड़ा कहते हैं इसे, और तुम बेवकूफ हो इसलिए तुम्हें हर एक चीज में प्यार नजर आता है। शिखा अपना सिर उठाकर रिवान को देखते हुए बोली, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? मैंने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है, मुझे पता था तुम वापस गाजियाबाद जरूर आओगे, मैं तुम्हारे साथ अपनी लाइफ आगे बढ़ाना चाहती हूँ। शिखा की बात सुनकर रिवान शिखा के हाथ को पकड़ता है और उसे खींचते हुए सुनसान जगह पर लाकर गुस्से में बोला, क्या जानती हो तुम मेरे बारे में? क्या सोचकर तुमने मुझसे प्यार किया है? शिखा रिवान को गुस्से में देखकर धीरे से बोली, प्यार हम कुछ सोचकर नहीं करते, वह तो बस हो जाता है ना, तो तुम मुझ पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों कर रहे हो? रिवान शिखा की आंखों में देखते हुए बोला, मैं इंसान नहीं हूँ, एक शैतानी पिशाच हूँ, उससे ज्यादा और कुछ नहीं। क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करना चाहती हो? रिवान की बात सुनकर शिखा हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम झूठ बोल रहे हो ना? रिवान अपनी आंखों का कलर चेंज करते हुए शिखा की तरफ देखता है, जिसे देखकर शिखा बुरी तरीके से डर जाती है। रिवान शिखा के कंधे को पकड़कर बोला, अब बताओ, क्या तुम अभी मुझसे प्यार करती हो? शिखा की आंखों में आंसू भर आते हैं। रिवान शिखा को छोड़ते हुए बोला, प्यार करना कोई बच्चों का खेल नहीं है, और दोबारा कभी अपने इस प्यार का नाम मेरे सामने मत लेना, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं है तुम्हारे लिए। शिखा नम आंखों से रिवान की आंखों में देखते हुए बोली, तुमसे बुरा कोई हो ही नहीं सकता रिवान, तुमने जानबूझकर अपना ये रूप मुझे दिखाया है ताकि मैं तुमसे प्यार ना कर सकूं, लेकिन मेरा प्यार इतना कमजोर नहीं है।
रिवान शिखा से बोला चलो ठीक है, क्या तुम्हें ये पता है मैं शादीशुदा हूँ, मैंने खुद अपनी बीवी को मारा है। शिखा फिर से बोली मुझे सब पता है। 5 साल पहले जब तुम यहाँ आए थे तभी मुझे पता चल गया था, क्योंकि मैंने ओजस अंकल से इस बारे में पूछा था, उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया किस कारण तुम्हें ये कदम उठाना पड़ा ये भी पता है। अब तुम मुझे बताओ तुम क्यों मेरे साथ नहीं रहना चाहते। रिवान के पास शिखा के सवाल का कोई जवाब नहीं था। रिवान अपना चेहरा इधर उधर करते हुए बोला चलो शाम हो रही है, सबको घर जाना है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा र कर रहे होंगे। शिखा रिवान से बोली मेरे घर वाले आज प्रयागराज गए हुए हैं, घर में कोई नहीं है, इसलिए उन्होंने ओजस अंकल से मेरा ख्याल रखने के लिए कहा है, जिस कारण आज मैं तुम्हारे घर रुकने वाली हूँ। रिवान शिखा की बात का कोई जवाब नहीं देता और वो वहां से चला जाता है। शिखा उसे जाता हुआ देखती है और खुद भी उसके पीछे आ जाती है। सभी लोग घर के लिए निकल जाते हैं। इधर घर में रुद्र आरुषि को पढ़ा रहा था। जब आरुष कमरे में पहुंचता है तो आरुषि को पढ़ाता हुआ देखकर रुद्रा से बोला अरे दीदी तो तुम्हें हमेशा परेशान करती है ना, तो तुम उसे क्यों पढ़ा रहे हो और बिना मुझे बताएं तुम उसे होशियार बनाना चाहते हो। रुद्रा आरुष से बोला बुक निकालो और बैठो। आरुष बेचारा सा चेहरा बनाकर रुद्रा से बोला लेकिन रुद्रा मैं तो अभी जस्ट आया हूँ ना, मुझे पहले फ्रेश होना है, फिर थोड़ा सा आराम करना है, उसके बाद में पढ़ाई कर सकता हूँ वरना मैं सो जाऊंगा। रुद्रा आरुषि से बोला आरुषि मैंने जो कुछ भी तुम्हें पढ़ाया है तुम आरुष के साथ पढ़ाई कर लेना, साथ में तुम्हारा रिवीजन हो जाएगा और आरुष के डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, मैं जा रहा हूँ। आरुषि आरुष से बोली तुम जाकर रुद्रा के कमरे में सो जाओ, मैं तुम्हें कल सुबह सब कुछ पढ़ा दूंगी, आज रुद्रा मेरे साथ सोएगा। आरुषि की बात सुनकर रुद्रा वहां से जाने लगता है। आरुषि उसके हाथ को पकड़कर बोली मैंने कहा ना तुम मेरे साथ सोओगे। आरसी आरुषि और रुद्रा के लिए खाना लेकर आते हुए बोली क्या हुआ, तुमने रुद्रा का हाथ क्यों पकड़ा है, क्या तुम फिर से झगड़ा कर रही हो। आरुषि आरसी से बोली मम्मा मैं रुद्रा को मेरे साथ सोने के लिए कह रही हूँ लेकिन ये जा रहा है। आरुषि की बात सुनकर आरसी रुद्रा की तरफ देखती है जिसके गाल पर हल्की हल्की लाली छा गई थी, क्योंकि रुद्रा को आरुषि के बाद पर काफी शर्म आ रही थी। आरसी रुद्रा से बोली रुद्रा क्या हुआ, तुम चाहते हो तो आरुष के साथ सो सकते हो अलग अलग बेड पर। आरसी की बात सुनकर रुद्र आरसी से बोला नहीं भाभी मैं अपने कमरे में सो जाऊंगा। आरुषि बुरा सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखती है और उसके सिर पर मार देती है। आरुष आरुषि से बोला दीदी यह गलत है, वह आपको पढ़ा रहा था ना, आप इस तरह से उसे नहीं मार सकती। आरुष की बात सुनकर आरुषि उसकी तरफ घूर कर देखती है, उसके बाद रुद्रा से बोली मैं तुम्हें आखिरी बार पूछ रही हूँ तुम मेरे साथ सो रहे हो या नहीं, वरना मैं तुम्हें और मारूंगी। आरुषि के धमकी को सुनकर रुद्रा उसकी तरफ देखता है और आरसी से बोला भाभी मैं इसे खाना खिला दूंगा, आप जाकर बाकी काम देख लीजिए। रुद्रा की बात सुनकर आरुषि खुश हो जाती है और आरसी रुद्रा के चेहरे पर हाथ रखकर कमरे से बाहर चली जाती है। आरसी के कमरे से बाहर जाते हैं आरुषि रुद्रा के हाथ को पकड़कर बोली चलो मुझे खाना खिलाओ। रुद्रा आरुषि को खाना खिलाता है, उसके बाद उन लोगों को कहानी सुनाने लगता है। आरुषि रुद्रा के गोदी में सिर रखे हुए सो जाती है। रुद्रा आरुष तरफ देखता है जो कि अटपटे ढंग से सो रहा था। रुद्रा आरुषि ठीक से सुलाता है, फिर आरुष को अच्छे से सुलाकर उसके सिर पर हाथ फेर देता है और आरुषि की तरफ देखता है और उसके माथे पर किस कर लेता है। आरुषि अपने होंठ पर जीभ लगाती है जिसे देखकर रुद्रा बोला बेवकूफ लड़की। उसके बाद रुद्रा कमरे से बाहर चला जाता है। इधर दूसरी तरफ आलिया अपना भेष बदलकर अपने कमरे की खिड़की से कूद जाती है, लेकिन अचानक वह किसी से टकरा जाती है जिसे देखकर उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। रात का वक्त, गाजियाबाद।
आलिया अचानक किसी से टकरा जाती है जब वो उस तरफ देखती है जहां पर रिजवान खड़ा हुआ था। रिजवान को देखकर आलिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। रिजवान आलिया को देखते हुए बोला, कहाँ जा रही हो? आलिया रिजवान से बोली, यहाँ पर जो मंत्रिमंडल है वहाँ की कुछ लोग भाई की इमेज खराब करने पर लगे हुए हैं। मेरे लोगों ने मुझे इस बारे में बताया है, इसीलिए मैं उन लोगों को सबक सिखाने जा रही थी। प्लीज डैड, मुझे जाने दीजिए ना। आलिया की इस बात को सुनकर रिजवान अपनी आंखें छोटी करके बोला, क्या तुमने सभी लोगों का ठेका ले रखा है? कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप अपने कमरे में जाओ। आलिया एकदम मासूम सा चेहरा बनाकर रिजवान से बोली, प्लीज डैड, मुझे जाने दीजिए ना, मैं कुछ भी नहीं करूंगी, मैं बस वहां जाऊंगी, उन लोगों को समझा दूंगी और वापस आ जाऊंगी। रिजवान शक भरी नजरों से आलिया को देखते हुए बोला, और तुम्हारे समझाने का तरीका क्या? मुझे नहीं पता जो तुम मुझे सफाई दे रही हो। आलिया रिजवान से बोली, बताएं ना डैड, आप मुझे जाने देंगे या नहीं? रिजवान के पीछे से सिद्धि की आवाज आती है जो कह रही थी, रिजवान तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो और किससे बातें कर रहे हो? रिजवान पलटकर सिद्धि की तरफ देखता है, उसके बाद फिर से पलटकर आलिया की तरफ देखता है, लेकिन आलिया वहां से गायब थी। ये देखकर रिजवान के भाव ठंडे हो जाते हैं। सिद्धि आकर रिजवान के कंधे पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ, किससे बातें कर रहे थे? यहाँ पर तो कोई नहीं है। रिजवान सिद्धि की तरफ देखकर बोला, चलो रात हो गई है, मैं तो बस नींद नहीं आ रही थी इसलिए टहल रहा था, चलते हैं। रिजवान की बात सुनकर सिद्धि हाँ कहती है और दोनों अंदर चले जाते हैं और वही सिद्धान अपने कमरे की खिड़की से सब कुछ देख रहा था। सिद्धानंद अपना फोन निकालता है और विश्वा को फोन करके बोला, बहुत हो गया, काम खत्म करो क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं है। सिद्धानंद की बात सुनकर विश्वा ओके बॉस कहकर कॉल कट कर देता है। सिद्धान आलिया के कमरे की तरफ देखते हुए बोला, इट्स ओके माय डियर सिस्टर, अब देखो होता है क्या, कहकर सिद्धान अपने खिड़की के पास से अपने बिस्तर की तरफ चला जाता है। इधर दूसरी तरफ शिखा टेरेस पर खड़ी तारों को गिन रही थी। काव्या जब आती है तो शिखा को देखकर बोली, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें तो इस वक्त सो जाना चाहिए। काव्या की आवाज सुनकर शिखा पलटकर काव्या को देखती है, उसके बाद फिर से तारे की तरफ देखते हुए बोले, कितना अजीब होता है ना, जब हम किसी से प्यार करते हैं, इजहार करते हैं, फिर भी वो हमारे प्यार और इजहार को समझ नहीं पाता। शिखा की इस बात को सुनकर काव्या उसके बगल में खड़ी होते हुए बोली, तुमने बिल्कुल सच कहा, हम किसी से प्यार करते हैं और कोई हमसे प्यार करता है, फिर भी हम उसकी फीलिंग को समझ नहीं पाते, बहुत अजीब लगता है ना। काव्या की बात सुनकर शिखा उसकी तरफ देखकर बोली, तुमने बताया नहीं, तुम्हारे और तुम्हारे पति की शादी कैसे हुई, क्या हुआ था तुम दोनों के बीच? काव्या शिखा की बात सुनकर बोली, मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड का दिल तोड़ा था और दानिश ने अपने भाई का, हम दोनों ने बहुत मुश्किल से रौनक को संभाला था, मुझे लगा था मैं हमेशा के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दूंगी। काव्या की इस बात को सुनकर शिखा उसकी तरफ देखकर बोली, तुम्हारे कहने का मतलब यह है तुम्हारा जो दोस्त था वह दानिश का भाई है, लेकिन दानिश और तुम करीब कैसे आए? काव्या शिखा की तरफ देखती है और बताना शुरू कर दी है। 5 साल पहले जब आलिया स्पेन और रिवान गाजियाबाद के लिए निकल गए थे, तब रिजवान और काव्या दानिश के ऑफिस गए हुए थे, जहां पर दानिश अपने केबिन में बैठा हुआ था। रिजवान दानिश से बोला, हेलो। रिजवान की आवाज सुनकर दानिश अपना सिर उठाकर उसकी तरफ देखता है और कुर्सी से खड़ा होकर बोला, वेलकम सर। रिजवान दानिश से बोला, अब बस करो, ये सब फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमसे यह बात कहने आया था, मैंने सुना है तुम कोई ऑक्शन रख रहे हो।
रिजवान की बात सुनकर दानिश एक नज़र काव्या को देखने के बाद बोला, जी अंकल, जो आर्टिस्ट अपनी कला को दुनिया के सामने लाना चाहते हैं और कुछ अनमोल चीजें होती हैं, उन्हीं सब का हम सभी ऑक्शन रखते हैं। दानिश की बात सुनकर रिजवान दानिश से बोला, मेरी बेटी एक पेंटर है, उसे कैनवस पर किसी भी चीज को उतारने में ज्यादा वक्त नहीं लगता, क्या तुम उसकी पेंटिंग को ऑक्शन में रख सकते हो? रिजवान की बात सुनकर दानिश रिजवान को देखते हुए बोला, मुझे ये काम करने में कोई एतराज नहीं है, लेकिन आप अपनी बेटी से कह दीजिए कि वह कोई अच्छा सा पेंटिंग सिलेक्ट कर ले, क्योंकि ऑक्शन परसों है। दानिश की बात सुनकर काव्या दानिश से बोली, क्या मैं तुम्हारे घर आ सकती हूँ? दानिश काव्या से बोला, क्यों? काव्या दानिश से बोली, क्योंकि रोनित तुम्हारा भाई है और मेरा बेस्ट फ्रेंड और मुझे उससे काम है, इसलिए। दानिश काव्या की बात का कोई जवाब नहीं देता। काव्या रिजवान की तरफ देखती है और कहती है, चले। रिजवान काव्या से बोला, मुझे दानिश के डेट से कुछ काम था, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। दानिश रिजवान की तरफ देखता है, उसके बाद फिर से अपने काम में लग जाता है। रिजवान दानिश के केबिन से निकलकर उसके डैड के केबिन की तरफ चला जाता है। काव्या दानिश की तरफ देखती है, जो कि अपना काम कर रहा था और कोई नया डिजाइन बना रहा था। काव्या उस डिजाइन को देखते हुए बोली, यह काफी सुंदर है। दानिश ज्यादा उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए बोला, चुपचाप बैठी रहो। काव्या अपनी आंखें छोटी करके दानिश को देखते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं छोटी बच्ची हूँ जिसे तुम इस तरह से धमकी देते रहोगे? दानिश नजरें उठाकर काव्या को देखते हुए बोला, और मैंने तुम्हें धमकी कब दी? मैंने बस तुमसे ये कहा चुपचाप बैठी रहो, तुम्हारे डैड आएंगे और तुम यहाँ से चली जाओगी। मुझे ज्यादा बकवास करने वाले लोग नहीं पसंद। काव्या अपनी भौहें सिकोड़कर बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं बकवास करती हूँ? मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है जो मैं हर किसी से बकवास करती फिरूं, और तुम्हें इतना घमंड किस बात का है? हाँ, जब देखो तब मुंह बनाकर रखते हो, क्या सीधा मुंह कभी किसी से बात नहीं कर सकते? कौन सा सीधा में बात करने के लिए पैसे लगते हैं, लेकिन तुम पता नहीं तुम्हें क्या ही दिक्कत है। दानिश अपना पेंसिल डेस्क पर रखकर काव्या की तरफ देखते हुए बोला, हो गया तुम्हारा, या और कुछ कहना है? दानिश की बात सुनकर काव्या मुंह बनाती है। दानिश काव्या से बोला, मुझे बकवास करने वाली चीजें और बकवास करने वाले लोग दोनों नहीं पसंद, इसलिए अपना मुंह बंद करके रखा करो, जाओ यहाँ से। काव्या गुस्से में दानिश से बोली, तुम्हारी दिक्कत क्या है? मैं तुमसे अच्छे से बात कर रही हूँ और तुम हो कि मुझे अकड़ दिखा रहे हो? समझते क्या हो खुद को? दानिश ठंडे एक्सप्रेशन के साथ काव्या को देखते हुए बोला, वन ऑफ द बैचलर बिजनेस वर्ल्ड में सुन लिया, अब जाओ यहाँ से। काव्या अपना हाथ टेबल पर मारकर बोली, तुम कोई इकलौते कुंवारे लड़के नहीं हो, बहुत लड़के पड़े हुए हैं और अपनी अकड़ मरते वक्त लेकर चले जाना। कहकर काव्या वहां से अपना बैग उठाती है और चली जाती है। दानिश जाती हुई काव्या को देखता है, उसके बाद फिर से अपनी काम में लग जाता है। इधर काव्या दानिश को भला बुरा कहते हुए जा रही थी, तभी उसकी मुलाकात रोनित से हो जाती है। रोनित काव्या को देखकर बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? काव्या रोनित से बोली, थैंक और तुम मुझे मिल गए। मुझे भी समझ नहीं आती यार, तुम्हारे उस भाई को अकड़ किस बात की है, जब देखो तब होशियारी दिखाता रहता है। उसकी बात सुनकर रोनित बोला, कुछ कहा क्या भाई ने, जो तुम अपना दिमाग ज्वालामुखी की तरह गर्म करके शिकायत कर रही हो? रोनित की बात सुनकर काव्या कुछ नहीं कहते, क्योंकि उसके आगे दानिश का चेहरा आ रहा था। उसके बाद काव्या कुछ सोचकर बोली, क्या तुम्हारे भाई का कोई गर्लफ्रेंड है? काव्या की बात सुनकर रोनित काव्या से बोला, क्यों, तुम ये क्यों पूछ रही हो? काव्या अपनी आंखें मटकाते हुए बोली, मैं सोच रही थी मैं तुम्हारे भाई से शादी कर लेती हूँ। उसकी यह बात सुनकर रोनित के भाव बदल जाते हैं। रोनित काव्या से बोला, क्या तुम भाई को पसंद करती हो? काव्या उसके एक्सप्रेशन को ज्यादा ध्यान नहीं देती और खोए हुए बोली, तुम्हारा भाई काफी हॉट है और अच्छा दिखता है, इसलिए मैं सोच रही थी कि उससे शादी कर लेती हूँ। कैसा रहा मेरा आइडिया? कहकर काव्या उसकी तरफ देखती है।
रोनित काव्या से बोला, अगर भाई तुम्हें पसंद नहीं करेंगे तो तब क्या करोगी? काव्या रोनित के सिर पर मारते हुए बोली, तुम पहले से गलत क्यों कह रहे हो? मुझे यकीन है तुम्हारा भाई भी मुझे जरूर पसंद करेगा। मैंने कोई उसके साथ बदतमीजी नहीं की, उल्टा वह हमेशा खड़ूस की तरह बातें करता है। वो मुझसे बहुत प्यार करेगा। उसकी बात सुनकर रोनित कुछ नहीं कहता। काव्या रिजवान के आ जाने से वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद रोनित दानिश के केबिन में जाता है तो देखता है दानिश अपना काम कर रहा था। रोनित अपना हाथ टेबल पर मारकर बोला, आप चाहते क्या भाई? अचानक रोनित के ऐसा करने पर दानिश उसकी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ? तुम इतनी गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया है? रोनित गुस्से में दानिश से बोला, आपने हमेशा से मुझसे हर एक चीज छीना है। अब काव्या मेरी इकलौती दोस्त है, अब उसे भी मुझसे लेना चाहते हैं। आपको हमेशा से मुझसे बेस्ट मिला है। डैड और मॉम के आप संस्कारी बेटे हैं, फिर भी आपको इतना कुछ अच्छा नहीं लगा। उसकी बातों को दानिश ना समझते हुए बोला, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, तुम क्या कह रहे हो? और मैं भला तुम्हारी उस बंदरिया जैसी दोस्त को क्यों छीन लूंगा? और वैसे भी मुझे वह लड़की बिल्कुल नहीं पसंद। रोनित दानिश से बोला, बस कीजिए भाई, इतना भी ज्यादा अच्छा बनने का नाटक करना। आप हमेशा से ऐसा ही थे, हर एक चीज खुद में खुद हो जाता था, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती थी। काव्या कह रही है कि उसे आपसे प्यार हो गया है, वह आपसे शादी करना चाहती है, तो मैं क्या करूं? मैं भी तो इतने वक्त से उसे पसंद करता हूं। उसकी बात सुनकर दानिश बोला, क्या तुम्हारी दोस्त ने ऐसा कहा कि वो मुझे पसंद करती है? लेकिन उसने मुझसे ऐसा कुछ नहीं कहा, तो तुम भला मुझ पर क्यों चला रहे हो? जाकर उसे ही कहो, जाकर अपने प्यार का इजहार कर दो, लेकिन बिना किसी गलती का इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07 गाजियाबाद टेरेस। शिखा काव्या की बातें बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसके बाद शिखा काव्या से बोली, तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि दानिश का भाई भी तुम्हें पसंद करता था? काव्या उसकी तरफ देखकर अपना सिर हिला देती है। शिखा काव्या के कंधे पर हाथ रखकर बोली, अब तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो तुम दोनों की शादी हो गई है ना। वैसे भी रात काफी हो गई है, चलो चल कर सोते हैं। शिखा की बात सुनकर काव्या सिर हिलाती है और दोनों अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। अगली सुबह आलिया का कमरा। आलिया आराम के साथ अपना पैर फैलाए सोई हुई थी। रिजवान उसके कमरे में आता है और जग में भरा पानी आलिया के ऊपर उड़ेल देता है। आलिया चिल्लाते हुए उठ जाती है, आ बचाओ मुझे, कहते हुए आलिया अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखते हैं, जहां पर रिजवान बड़ी शिद्दत के साथ आलिया को घूर रहा था। आलिया अपने होश में आने के बाद अपने हीरे जैसे दांत रिजवान को दिखाते हुए बोली, डैड इट्स वेरी बैड, आपको इस तरह से मुझे नहीं लाना नहीं चाहिए था। बाथरूम है मेरे कमरे में, मैं वहां पर जाकर नहा लेती। यह कौन सा तरीका होता है उठाने का? देखिए तो आपकी प्यारी सी बेटी पूरी तरीके से गीली हो गई, कोई देख लेगा तो कहेगा आलिया ने बिस्तर गीला कर दिया, आपको अच्छा लगेगा? रिजवान आगे बढ़कर आलिया के कान को पकड़कर बोला, तुम्हारा नौटंकी हो गया हो तो क्या तुम मुझे बता सकती हो तुम रात को कहाँ गई थी? इसीलिए मैं तुम्हें कहीं आने जाने नहीं देता, बहुत बदमाशी करती हो तुम, कुछ हो जाता तुम्हें तो। आलिया रिजवान की बात सुनकर प्यारी सी मुस्कान के साथ बोली, डैड मैं अकेली नहीं गई थी, मैं अपने दोस्तों के साथ जाने वाली थी, लेकिन आपके कारण सारे प्लान पर पानी तेजाब हवा सब घुल गया, जिस कारण मैं नहीं जा पाई। आलिया की बात सुनकर रिजवान आलिया से बोला, आज हम सभी मुंबई के लिए निकल रहे हैं, चलो उठ जाओ। आलिया अपनी आंखें बड़ी करके बोली, लेकिन हम लोग तो कुछ दिन और रहने वाले थे ना, आप इस तरह से इतना जल्दी मुंबई जाने की बात क्यों कर रहे हो? रिजवान आलिया से बोला, क्योंकि हमारे सभी काम पेंडिंग में पड़े हुए हैं और तुम्हारा भाई सिद्धांत ज्वालामुखी बना हुआ है, क्योंकि उसके एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। आलिया अपने दांत दिखाते हुए रिजवान से बोली, अगर आप मुझे परमिशन दे तो क्या मैं सिद्धांत भाई के पीछे कुत्ता छोड़ दूं? बहुत ज्यादा होशियारी मारते हैं।
रिजवान घूर के आलिया को देखते हुए बोला, तुम्हारी इसी बचकानी हरकतों की वजह से सिद्धांत तुम्हें पसंद नहीं करता। अगर तुम ऐसा कुछ भी उटपटांग हरकत उसके साथ करोगी तो हो सकता है वह तुम्हें मौत के घाट उतार दे और मैं भी तुम्हें ना बचा पाऊं। आलिया पप्पी फेस बनाते हुए रिजवान से बोली, डैड क्या आपको आपकी आलू के ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं आती? आपने देखा है ना आपका वह जालिम बेटा कैसे मुझे घूर घूर के देखता है, जैसे अपनी आंखों से ही मुझे पत्थर की मूर्ति बना देगा और नक्काशी करेगा। आलिया की चेहरे को देखकर रिजवान बोला, कुत्ते की लार टपक रही है जैसी फीलिंग आ रही है, इसलिए ये चेहरा बनाना बंद करो। चलो अब रेडी हो जाओ, अहान तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कहकर रिजवान वहां से चला जाता है। आलिया खुद से बोली, डेविल डेड का राक्षस वाला रूप आज मैंने बहुत दिन बाद देखा, लेकिन ये भला मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? इन्हें तो खुश होना चाहिए, मैं इनके बेटे की रेपुटेशन बचा रही हूँ। इसे कहते हैं नेकी कर और दरिया में डाल। कहकर आलिया मुंह बनाती है और बाथरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद आलिया जब फ्रेश होकर बाहर आती है तो देखती है सभी लोग अपना बैग तैयार करके जाने के लिए रेडी थे। आलिया इकलौती थी जो कि शॉर्ट और ढीली सी टी शर्ट पहने खड़ी हुई थी। अहान आलिया की तरफ देखकर बोला, तुम्हें क्या हुआ? तुम भला इस तरह से क्यों खड़ी हुई हो? क्या तुम्हें वापस मुंबई नहीं जाना है? आलिया सोफे पर आकर बैठते हुए बोली, मैं तो चली जाऊंगी लेकिन मेरी एक कंडीशन है, हमारे साथ शिखा दीदी भी चलेगी तभी, वरना नहीं जाने वाली। रिवान अपनी आंखें छोटी करके आलिया को देखते हुए बोला, शिखा क्या करने जाएगी यहाँ पर? उसके नानाजी उसकी बहन है, उन्हें छोड़कर वो मुंबई क्या करने जाएगी? और अब तुम बचकानी बातें करना बंद करो तो बेहतर होगा। सिद्धांत सब लोगों की तरफ देखकर बोला, चलो प्लेन का वक्त हो रहा है, ये तो नहीं जा रही है। चलो बढ़िया है, मैं इसका सारा सामान यही भिजवा दूंगा, छुटकारा मिलेगा मुझे इससे। सिद्धांत की बात सुनकर आलिया घूर के उसकी तरफ देखती है, उसके बाद अहान की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोली, जानेमन क्या तुम चाहते हो कि मैं हमेशा के लिए यहीं रुक जाऊं? आलिया की बात सुनकर अहान से पहले आरुषि और आरुष आकर आलिया को पकड़ते हुए बोले, नहीं बुआ, आप हमारे साथ मुंबई चलोगी? आलिया मुस्कुराकर उन दोनों की नजर उतारते हुए बोली, मेरे सोने के चिड़ियाओ, थैंक यू सो मच। तो चलो अपने चाचू को मनाओ कि शिखा दीदी भी हमारे साथ मुंबई चलेगी। आलिया की बात सुनकर आरुषि रिवान से बोली, चाचू शिखा दीदी को भी हमारे साथ ले चलो ना, क्या दिक्कत है? वैसे भी वह तो आपकी असिस्टेंट है ना, आपके सारे काम भी वहां पर संभाल लेगी। रिवान कुछ देर शिखा की तरफ देखता है, उसके बाद बोला, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के लिए, फिर हम लोग वापस आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर काम मैं नहीं छोड़ सकता, मैं भले ही मुंबई आना जाना करता रहूंगा। रिवान की इस बात को सुनकर आलिया फिर कुछ देर सोचती है, उसके बाद अपनी आंखों में चमक लिए बोली, ठीक है, आप मुंबई से आना जाना कर लेना, लेकिन शिखा दीदी हमारे साथ परमानेंट कहाँ पर रहेगी? अगर वह चाहे तो अपने साथ अपने नाना जी और दीदी को भी ला सकती है। शिखा जैसे कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलती है, उसका फोन रिंग करता है। शिखा देखती है उसकी बहन उसे कॉल कर रही थी। शिखा कॉल अटेंड करते हुए दूसरी तरफ चली जाती है। कुछ देर बाद शिखा जब वापस आती है, वो सब लोगों की तरफ देखकर बोली, मेरी दीदी का ट्रांसफर हो गया है प्रयागराज में ही, इसलिए वो नाना के साथ वही रहेगी और मैं यहाँ पर अकेली। आलिया रिवान की तरफ देखकर बोली, देखो भगवान भी मेरे साथ है, अब शिखा दीदी हमारे साथ चल सकती है ना, आपको कोई दिक्कत तो नहीं? रिवान एक गहरी सांस लेने के बाद आलिया को घूरते हुए बोला, ठीक है, चल सकती है। उसके बाद शिखा को देखते हुए बोला, जाकर अपने जरूरी सामान टाइप कर लो, बाकी जो बस जाएंगे उसे मैं किसी भी मंगा लूंगा। शिखा मुस्कुराते हुए रिवान की बात सुनकर हाँ कहती है और अपने कमरे की तरफ चली जाती है। सिद्धांत में बनाकर आलिया को देखकर बोला, गई भैंस पानी में, सोचा था बंदरिया से छुटकारा मिलेगा, लेकिन फिर से मदारी बनना पड़ेगा।
सिद्धांत की बात को सुनकर आलिया उसकी तरफ घूर कर देखती है और कहती है, मुझे भी आप जापान जैसे कम नहीं लगते, इसलिए बेहतर होगा मुझे बंदरिया मत कहो, वरना मैं आपको अभी उठाकर सीधा मुंबई के रास्ते फेंक दूंगी। सिद्धांत खाली उसकी तरफ देखता है लेकिन कहता कुछ नहीं। कुछ देर बाद वह सभी मुंबई के लिए निकल जाते हैं। पिछली बार की तरह फिर से आरुषि और रुद्रा साथ में बैठे हुए थे। आरुषि रुद्रा के टी शर्ट को खींचते हुए बोली, मैंने लैपटॉप में ग्रुप में पढ़ा, हम लोगों का कल टेस्ट है कंप्यूटर का, क्या तुम मुझे पढ़ा दोगे? आरुषि की बात सुनकर रुद्रा सिर हिलाता है। आरुषि फिर से रुद्रा के हाथ को पकड़कर बोली, एक और बात, क्या तुम मेरा प्रोजेक्ट पूरा करने में मेरी मदद करोगे? हम लोगों को एक वोल्केनो बनाना था जिसमें से लावा निकलता हो। आरुषि की बात सुनकर रुद्रा फिर से सिर हिला देता है। आरुषि रुद्रा से कोई भी सवाल दोबारा नहीं करती, जिसे देखकर आरुष हंसी छूट जाती है। आरुषि घूरकर आरुष को देखते हुए बोली, तुम क्यों अपने ये पीले दांत दिखा रहे हो? तोड़ दूंगी। उसकी बात सुनकर आरुष चुप हो जाता है। कुछ देर बाद उन सब की फ्लाइट आकर मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करती है। सभी लोग प्राइवेट एरिया से बाहर आते हैं। उनके लिए स्टीफन कार लेकर आ गया था जिसमें सभी बैठकर विला के लिए निकल जाते हैं। आलिया सिद्धांत की तरफ एक नज़र देखती है, उसके बाद रिजवान से बोली, डैड मुझे डाक हाउस में रहना है। रिजवान आलिया की बात सुनकर बोला, क्यों? आलिया के कुछ कहने से पहले ही सिद्धांत बोला, कोई जरूरत नहीं है, मैं उसे किसी को नहीं दूंगा, तुम्हें तो बिल्कुल नहीं दूंगा। सिद्धांत की बात सुनकर आलिया अपनी आंखें छोटी करके बोली, वह घर तुम्हारा नहीं है, वह घर मेरे डैड का है, इसलिए अगर वह मुझे हाँ कहेंगे तो तुम भी ना कहने वाले कोई नहीं होते। सिद्धांत बड़ी शिद्दत के साथ रिजवान को घूरने लगता है। रिजवान आलिया की तरफ देखता है जो कि उसे देख रही थी। रिजवान एक गहरी सांस लेकर बोला, आलिया तुम मालाबार हिल के अपार्टमेंट में रह लो। रिजवान की बात सुनकर आलिया कुछ देर सोचने के बाद राजी होते हुए बोली, ठीक है, मुझे बस अलग रहना था, चाहे डाक हाउस में रहूं चाहे मालाबार हिल में। आहाना अपनी गाड़ी से पहले ही वहां से निकल चुका था, इसलिए वह वहां पर नहीं था। आरुषि आलिया की बात सुनकर बोली, लेकिन आप वहां चली जाओगी तो हमारे साथ खेलेगा कौन और हमें स्कूल छोड़ेगा कौन? शिखा आरुषि की बात सुनकर बोली, मैं हूं ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी। आरुषि उसकी बात सुनकर खुश हो जाती है। कुछ देर बाद वह सभी राव मेंशन पहुंच जाते हैं। जब वह सभी अंदर जाते हैं उन सब की आंखें छोटी हो जाती हैं। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। जब सभी लोग राव मेंशन के अंदर आते हैं तो देखते हैं वहां पर अविनाश ग्रोवर और उसकी बीवी त्रिशाली ग्रोवर बैठी हुई थी। अविनाश रिजवान को देखकर खड़ा होते हुए बोला, भाई। रिजवान बिना किसी भाव के ठंडे एक्सप्रेशन के साथ अविनाश से बोला, तुम लोग यहाँ कुछ काम था क्या? त्रिशाली एक नज़र आलिया को देखने के बाद रिजवान से बोली, मेरे बड़े बेटे तुषार और छोटे बेटे कुणाल की सगाई हम लोगों ने फिक्स कर दी हैं, बस उसी के लिए आप लोगों को इनवाइट करने आए थे। त्रिशाली की बात सुनकर आलिया की आंखें छोटी हो जाती हैं लेकिन वह कुछ भी नहीं कहती। रिजवान अविनाश की तरफ देखकर बोला, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चे बड़े हो गए और अब उनकी शादी होने वाली है। अविनाश रिजवान की तरफ देखकर बोला, परसों उनकी सगाई है, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोग आएंगे, आप लोगों का इंतजार रहेगा। अविनाश की बात सुनकर सिद्धि अविनाश से बोली, हाँ जरूर, हम लोग जरूर आएंगे, आप लोग बैठी है, आप लोग यही डिनर करके जाइएगा। त्रिशाली सिद्धि की बात सुनकर बोली, नहीं, हम लोगों को और भी लोगों को इनवाइट करने जाना है, फिर कभी आप लोगों के साथ लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब एक साथ करेंगे, अभी फिलहाल के लिए हम लोग चलते हैं। त्रिशाली की बात सुनकर कोई कुछ भी नहीं कहता। अविनाश और त्रिशाली वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आलिया रिजवान की तरफ देखकर बोली, आपने पूछा क्यों नहीं कुणाल के लिए लड़की कौन है?
आलिया की बात सुनकर रिजवान आलिया से बोला, क्यों, कुणाल को लड़की पसंद होगी तभी उसने शादी के लिए हाँ कही है, इस तरह तो है नहीं कि जबरदस्ती करवा देंगे। रिजवान की बात सुनकर आलिया बोली, डैड, कुणाल स्वाति को प्यार करता है और अगर त्रिशाली चाची ने उसकी शादी कहीं और करवा दी तो, और वैसे भी कुछ दिन पहले जब मैं ग्रोवर मेंशन गई थी तब वो बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रही थी, स्वाति को देखकर मुझे नहीं लगता उन्होंने शादी के लिए हाँ कहा होगा। आलिया की बात सुनकर सिद्धांत बोला, वही तो मैं सोचूं, ये आ चुकी है लेकिन अभी तक कोई तमाशा क्यों नहीं हुआ, लेकिन मैडम तो पहले ही तमाशा करके आ चुकी है तो कहाँ से होगा। सिद्धांत की बात सुनकर आलिया उसकी तरफ देखकर गुस्से से बोली, देखिए भाई, आपको प्यार का मतलब नहीं पता है इसलिए अपना मुंह बंद करके रखी है। कुणाल कितना प्यार करता है स्वाति से, अगर इस तरह से उसकी शादी कहीं और हो गई तो वह लोग 3 जिंदगियां बर्बाद करेंगे। सिद्धांत उसको जैसे ही कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलने वाला था, सिद्धि आलिया से बोली, ग्रोवर मेंशन कब गई थी तुम। रिजवान सिद्दी की तरफ देखकर बोला, गाजियाबाद जाने से पहले अहान के साथ गई थी। रिजवान की बात सुनकर आलिया मुंह बनाते हुए बोली, आप हमेशा सब कुछ इमेजिन क्यों कर लेते हैं। सिद्धांत आरुष को अपने कंधे पर उठाए हुए कमरे की तरफ जाते हुए बोला, दूसरों के काम के बीच में टांग लड़ाने की आदत जो है, जाते जाते जाएगी, एक बार में तो नहीं जा सकती ना। आरसी सिद्धांत की तरफ एक नज़र देखती है, उसके बाद रिजवान से बोली, डैड आप लोग जाकर फ्रेश हो जाए, उसके बाद मैं आप लोगों के लिए लंच लगाती हूँ। आरसी की बात सुनकर रिजवान अपना सिर हिलाता है और सभी अपने अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। आलिया अपने कमरे में चली जाती है और कुणाल को कॉल करती हैं। कुणाल का फोन स्विच ऑफ आता है। कुणाल के फोन को स्विच ऑफ आता हुआ जानकर आलिया का दिमाग ठनकता है। आलिया खुद से बोली, इसका मतलब यह है चुड़ैल चाची कुणाल की शादी कहीं और फिक्स कर रही है और हमारे प्यारे दादाजी उन्हें कुछ भी नहीं कह रहे हैं। उस दिन तो बहुत कह रहे थे कुणाल की शादी उसी से होगी जिसे वह पसंद करेगा, आज उनकी बोलती शायद मेरी प्यारी खड़ूस दादी माँ ने बंद करवा दिया होगा। सोचते हुए आलिया अपना फोन निकालती है और कबीरा को कॉल करती हैं। कबीरा आलिया का फोन देखकर तुरंत उठाते हुए बोला, यस मैम। आलिया कबीरा से बोली, ग्रोवर मेंशन में क्या हो रहा है और कुणाल ग्रोवर की शादी किसके साथ फिक्स की गई है, मुझे इसकी जानकारी आज रात तक चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। आलिया की बात सुनकर कबीरा ओके मैम कहकर कॉल कट कर देता है। आलिया स्वाति को कॉल करती है लेकिन स्वाति का फोन भी स्विच ऑफ आता है। आलिया खुद से बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ ना कुछ तो होने वाला है और ये दोनों का फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा है। आलिया अपने कमरे से निकलकर सीधा रिजवान के कमरे में चली जाती हैं। रिजवान जो कि कमरे में नहीं स्टडी रूम में था, वह स्टीफन की तरफ देखकर बोला, यह आलिया क्या कह रही थी, कौन है ये स्वाति, जरा पता लगाओ और कहाँ है वह। रिजवान की बात सुनकर स्टीफन रिजवान की तरफ देखकर बोला, मुझे लगता है हमें उन लोगों के फैमिली के बीच में नहीं बोलना चाहिए, वैसे भी उनके और तुम्हारे रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं हैं, अगर एक बार फिर से इंटरफेयर करोगे तो मुझे लगता है इस बार त्रिशाली देवी चुप रहने वालों में से नहीं है। स्टीफन की बात सुनकर आलिया स्टडी रूम में आते हुए बोली, चाचू आप इस तरह से कैसे कह सकते हैं, मेरे दोस्त की जिंदगी की सवाल है, अगर मैं बीच में नहीं बोलूंगी तो क्या त्रिशाली चाची किसी भी लड़की के साथ कुणाल को बांध देगी। आलिया की बात सुनकर रिजवान स्टीफन से बोला, आलिया जो कह रही है वो करो, मुझे नहीं लगता कि कोई कुछ भी कहेगा क्योंकि कुणाल एक अच्छा लड़का है, उसे अच्छी लड़की ही मिलनी चाहिए। रिजवान की बात सुनकर आलिया खुश हो जाती है। स्टीफन वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद आलिया रिजवान से बोली, पापा। रिजवान आलिया की तरफ देखकर बोला, क्या हुआ। आलिया रिजवान की गाल को पकड़कर खींचते हुए बोली, आप मुझे एक बात बताओ, क्या आप हमेशा से इतने ही स्वीट हो या फिर इससे भी ज्यादा स्वीट से पहले।
आलिया की बात सुनकर रिजवान की आंखों के सामने उसके पहले का रूप आ जाता है, जिसे देखकर वह खुद मुस्कुरा देता है। सिद्धि स्टडी रूम में आते हुए बोली, कहाँ का स्वीट कड़वा करेला से भी ज्यादा कड़वा था, मेरे कारण इतना अच्छा हुआ है, तुम्हें नहीं पता मुझे कितना टॉर्चर किया है इन्होंने, तब जाकर सही रास्ते पर आए हैं। रिजवान सिद्धि को पकड़कर अपने पास खींचते हुए बोला, ओ मेरी जानेमन, तुम्हारे कारण ही तो मैं इतना ज्यादा मीठा हुआ हूँ, वैसे तुम भूल गई, तुम्हारे मीठेपन को लेकर ही तो मेरे अंदर मीठापन आया है। सिद्धि रिजवान के पेट पर मारते हुए बोली, शर्म नहीं आती बेटी, यहाँ पर खड़ी हुई है और तुम इस तरह से घिनौनी बातें कर रहे हो। आलिया अपने गाल पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए बोली, ओ माय गॉड हाउ रोमांटिक, मुझे यकीन नहीं होता मेरी फैमिली वाले इतने रोमांटिक हैं। रिजवान आलिया की तरफ देखकर बोला, तुम्हें नहीं पता मैं कितना रोमांटिक हूँ, अपनी माँ से पूछो, जब वह मेरे पुराने रूप को याद करती है तब खुद उसका गाल शर्म से लाल हो जाता है। सिद्धि आलिया की तरफ देखकर बोली, आलिया तुम्हें मालाबार हिल जाना है ना, चलो अपना सामान पैक करना, तुम्हारे बाप का क्या है, दिन भर कुछ ना कुछ कहता ही रहता है। आलिया सिद्धि की बात सुनकर वहां से चली जाती है। सिद्धि जैसे ही जाने को होती है, रिजवान उसे कमर से पकड़कर खींच लेता है और उसके गर्दन पर किस करते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए? सिद्धि मुड़कर रिजवान को देखती है, उसके बाद अपने दांत पीसते हुए बोली, मुझे समझ नहीं आता, क्या तुम स्टेमिना बढ़ाने की दवाई खाते हो? हालत मेरी खराब होती है, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिस उम्र में हम लोग अपने बच्चों की शादी के साथ पोता पोती के साथ खेल रहे हैं, उस उम्र में तुम्हें बच्चे चाहिए? डिस्गस्टिंग। सिद्धि की बात सुनकर रिजवान सिद्धि को पकड़कर अपने पास खींच लेता है और उसके चेहरे को अपने हाथ में भर उसके होठों पर किस करके बोला, देखो जवानी ढलती है तो क्या हुआ, प्यार नहीं डालता है ना, और तुम्हें देखकर तो मैं ऑटोमेटिकली एक्साइटेड हो जाता हूँ हमेशा की तरह, तो फिर क्या कहती हो, एक राउंड तो बनता है ना, चलो। कहकर रिजवान सिद्धि अपनी गोद में उठा लेता है और उसे लेकर कमरे की तरफ चला जाता है। इधर शिखा अपने कमरे में अपना सामान अरेंज कर रही थी। रिवान कमरे में आकर बोला, परमानेंट यहाँ बसने की तैयारी मत करो, मैं तुम्हें यहाँ से भगा कर रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। शिखा रिवान की तरफ देखकर बोली, मुझे एक चीज समझ नहीं आता, तुम मुझे इतना ज्यादा ना पसंद क्यों करते हो? मैंने कौन सी तुम्हारी पिछले जन्म में कोई पुरानी और बहुत कीमती चीज चुराई थी? हमेशा से तुम ऐसा ही करते हो मुझसे। रिवान शिखा को देखते हुए बोला, मैं नहीं चाहता तुम मेरी जिंदगी में आकर इंटरफेयर करो, तुमने क्यों बताया अपने बारे में? बेहतर होता तुम सिर्फ शिखा होती, ना कि मेरी बचपन की क्लासमेट शिखा। शिखा रिवान की आंखों में देखते हुए बोली, क्या तुम्हें मेरी आंखों में तुम्हारे लिए थोड़ा सा भी प्यार नजर नहीं आता? इतना भी निर्दयी मत बनो रिवान। रिवान शिखा के पास आकर उसे कमर से पकड़कर अपने पास खींचता है, जिस कारण शिखा की सांसें अटक जाती हैं। रिवान शिखा का मजाक उड़ाते हुए बोला, खाली मेरे पास आने से तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ जा रही है, तो सोचो जब मैं तुमसे प्यार करूंगा तब तुम्हारा क्या हालत होगा, इसलिए बेहतर होगा तुम दूर रहो मुझसे। रिवान की बात सुनकर शिखा उसकी तरफ देखती है और रिवान जैसे ही उससे दूर होने वाला होता है, शिखा उसके हाथ को पकड़कर अपने कमर पर रख देती है और अपना हाथ रिवान के गले पर डालते हुए बोली, मुझे कोई गम नहीं होगा, आखिरकार तुम मुझे अपना तो लोगे ना? मैंने कितने वक्त तक अपने आप को तुम्हारे लिए संभाल कर रखा है, तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह से तुम मुझे बार बार रिजेक्ट नहीं कर सकते? शिखा की बात सुनकर रिवान उसे खुद से दूर करते हुए बोला, तुम सच में बहुत बेशर्म हो, मैंने सोचा था सिर्फ मैं ही तुम्हें परेशान कर सकता हूँ, लेकिन तुम भी मुझे परेशान करती हो। उसकी बात सुनकर शिखा पंजों के बल खड़ी होकर रिवान के होठों पर किस करके उसके गाल और गर्दन पर किस करती हैं, तो रिवान की आंखें बड़ी हो जाती हैं।
रिवान शिखा को खुद से दूर कर देता है और अपने सीने पर हाथ रखते हुए बोला, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से एक लड़के के साथ जबरदस्ती करते हुए? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, तुम कितनी गंदी हो। कहकर रिवान जल्दी से वहां से भाग जाता है। शिखा उसे जाता होगा देखकर मुस्कुराकर बोली, बचकाना लड़का। रिवान इधर जब अपने कमरे में पहुंचता है तो उसकी आंखों के सामने सभी पुरानी चीजें ताजा हो जाती है। तारा और उसके बिताए गए लम्हे उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं और उसकी नशे गुस्से में दिखने लगती है। रिवान अपने कमरे की सभी पर्दे बंद कर देता है और बाथरूम में चला जाता है। इधर दूसरी तरफ आलिया सीधा घर से निकलकर अपने लिए कुछ नए सामान लेने के लिए मॉल चली गई थी। आलिया ने अपने लोगों को भी अपने साथ बुला रखा था। कबीरा आलिया को सभी इंफॉर्मेशन दे रहा था। आलिया चलते हुए एक जाकर को निकालकर कबीरा के कंधे पर रखते हुए बोली, ये तुम पर अच्छा लगेगा। आलिया की बात सुनकर कबीरा उसकी तरफ देखकर बोला, मैं क्या, सच में यह मेरे लिए है? आलिया एक और जैकेट उठाकर अपने पीछे खड़े लड़के को देते हुए बोली, ये तुम्हारे लिए राज। आलिया 3-4 जैकेट और निकालकर अपने पीछे खड़े लड़कों को देते हुए बोली, यह सब तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं आज बहुत खुश हूँ और साथ में अब मैं तुम लोगों को एक नया ऑफिस दिखाने वाली हूँ। आलिया की बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। पीछे से कोई आलिया से कहता है, क्या बात है, क्या तुम्हारा मन एक लड़की से नहीं भरा जो तुम इतने सारे लड़कों को डेट कर रही हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आलिया ग्रोवर। आलिया पलटकर उस तरफ देखती है जहां पर दो लोग खड़े हुए थे। आलिया अजीब सा चेहरा बनाकर उन लोगों को देखती है जैसे उसने किसी गंदी चीज को देख लिया हो। उसके बाद कबीरा की तरफ देखकर बोली, चलो यहाँ से, कुत्तों के मुंह नहीं लगा करते वरना काटने का डर होता है और अगर काट ले तो 14 रैबीज की सुई लगवानी पड़ेगी, जो मैं नहीं चाहती। आलिया की बात सुनकर उसके सभी लोग हंसने लगते हैं। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। शॉपिंग मॉल। आलिया के लोगों को हंसता हुआ देखकर सामने खड़ा तुषार और ईशा गुस्से में उन लोगों को देखने लगते हैं। तुषार आलिया से बोला, अपनी जुबान पर लगाम लगाया करो, ठीक है? उसके बाद किसी को कुछ कहा करो वरना मुझसे बुरा तुम्हारे लिए और कोई नहीं होगा। तुषार की बात सुनकर कबीरा और राज आलिया के आगे खड़े हो जाते हैं और तुषार को देखते हुए बोले, मिस्टर तुषार ग्रोवर, बेहतर होगा हमारी आलिया को कुछ भी ना कहो वरना आपके लिए बुरा कोई नहीं होगा, और वैसे भी आलिया काफी अच्छी है। ईशा कटाक्ष भरी आवाज में आलिया से बोली, क्या सच में एक आदमी से तुम्हारा मन नहीं भर रहा जो तुम इतने आदमियों को सुख लेना चाहती हो? आलिया आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ ईशा के गाल पर मारकर बोली, सीनियर, शायद आपको ये थप्पड़ याद दिला दिया होगा कि कभी भी आलिया ग्रोवर से पंगा नहीं लेना चाहिए, और वैसे भी अब तो आप मेरी होने वाली भाभी है तो फिर बच के रहना मुझसे, ठीक है? ईशा अपने गाल पर हाथ रखे गुस्से में उसकी तरफ देखती है, फिर तुषार की तरफ देखकर बोली, ये लड़की मेरी इतनी इंसल्ट कर रही है और तुम कुछ भी नहीं कह रहे हो तुषार। तुषार ईशा की तरफ देखकर बोला, तुम्हारी गलती है, तुम इस तरह से कुछ भी वर्ड यूज नहीं करना चाहिए था, मुझे पता है आलिया ऐसी लड़की नहीं है। आलिया ईशा का मजाक उड़ाते हुए बोली, देखा, तुम्हारा होने वाला पति भी मेरा साइड लेता है, क्यों बताऊं? क्योंकि उसके दिल में अभी भी मेरे लिए फीलिंग्स है। अगर तुम्हें यकीन ना हो, मैं सिर्फ उसे एक बार किस करूंगी और वो दौड़ा हुआ मेरे पीछे आ जाएगा। आलिया की बात सुनकर ईशा की मुट्ठियां कस जाती हैं और वही तुषार आलिया को देखते हुए बोला, ओवर कॉन्फिडेंस रखना बेवकूफ़ी होती है और मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आलिया आगे बढ़कर तुषार के सीने पर हाथ रखकर अपना सिर उसके सीने पर रखते हुए बोली, देखो, तुम्हारा दिल अभी भी मेरे लिए धड़कता है, इसलिए माय डियर ब्रदर, इस तरह से अपनी खुद की बेइज्जती मत करवाओ। कहकर आलिया तुषार को खुद से दूर कर देती है। उसके बाद आलिया कबीरा, राज, अनिल, राघव, बॉन्ड, कैलेंडर और चिप्स की तरफ देखते हुए बोले, चले। तुषार एक गहरी सांस लेकर ईशा से बोला, चलो।
ईशा तुषार की तरफ देखकर बोली, तुम उसे कुछ भी क्यों नहीं कहते? वो हमेशा तुम्हारी बेइज्जती करके चली जाती है, क्या तुम सच में अभी भी उससे प्यार करते हो? तुषार ईशा की आंखों में देखते हुए बोला, प्यार तो मैं तुमसे भी नहीं करता, फिर भी तुमसे शादी कर रहा हूँ ना, उतने में ही खुश रहो और मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश मत करो। तुम सिर्फ मेरी मॉम की पसंद हो, मेरी नहीं, और मुझे नहीं लगता तुम कभी मेरी पसंद बन पाओगी। ईशा गुस्से में तुषार की तरफ देखती है और वहां से बिना उससे बात करे चली जाती है। तुषार एक नज़र उसकी तरफ देखता है और उसे इग्नोर करके वो भी मॉल से निकल जाता है। शाम का वक्त। आलिया मरीन ड्राइव के पास अपनी गाड़ी के बोनट पर बैठी हुई थी, तभी अहान की गाड़ी वहां पर आकर रुकती है। अहान गाड़ी से बाहर आते हुए बोला, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मेरा इम्पोर्टेंट मीटिंग था। आलिया घूर के अहान को देखते हुए बोली, सुहागरात के दिन भी तुम अपनी मीटिंग अटेंड करना, ठीक है, कमरे में आने की कोई जरूरत नहीं है। आलिया की बात सुनकर अहान आलिया को देखते हुए बोला, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो बस पूछ रहा था, बताओ क्या हो गया, इतने इमरजेंसी में बुलाया है तुमने? आलिया अहान की तरफ देखते हुए बोली, मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं अपने खुद के लिए एक रिचार्ज रूम खोल लूं, लेकिन मुझे उसके लिए एक अच्छी बेसमेंट की जरूरत है। आलिया की बात सुनकर अहान आलिया से बोला, तो इस बारे में तुम अपने भाई या फिर डैड से बात करो, क्योंकि उन लोगों को बेहतर तरीके से पता होगा ऐसी जगह के बारे में। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझे इस बारे में पता होगा? आलिया अहान को अपने पास आने का इशारा करती है। अहान उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। आलिया अहान को कॉलर से पकड़कर अपने पास खींचकर उसके होठों के बिल्कुल पास जाकर बोली, वो क्या है ना, मुझे तुम पर ज्यादा यकीन है। अगर भाई और डैड को पता चला तो वो लोग मना कर देंगे, लेकिन तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम मुझे मना कर सको, इसलिए मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ। अहान उसकी तरफ देखता है, फिर अपना हाथ आलिया के कमर पर डालते हुए बोला, चलो कोई बात नहीं, तुमने मक्खन काफी लगा लिया, लेकिन मुझ पर असर नहीं हो रहा है। अगर मैं तुम्हारी बात मानकर कुछ भी तुम्हें हेल्प करता हूँ तो तुम्हारे पापा मेरे सिर पर चढ़कर तांडव करेंगे, तो मुझ पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकती। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम दोनों शादी करने के बाद मैं तुम्हारी जिसने कहोगी उसमें मदद करने के लिए तैयार हूँ, क्या कहती हो? आलिया अपनी आंखें छोटी करके अहान की तरफ देखती है और उसके गर्दन पर सिद्धांत को दिया हुआ झटका देने के लिए पेन को रखकर बटन दबा देती है। अहान को एक झटका पूरे बॉडी में महसूस होता है और वो तुरंत आलिया को छोड़ देता है। अहान गुस्से में आलिया से बोला, तुम इस तरह से मेरे साथ क्यों कर रही हो? मैं अपने माँ बाप का इकलौता औलाद हूँ, अगर मर गया ना तो मेरा बाप तुम्हें जेल पहुँचा देगा। आलिया अहान की बात सुनकर बोली, कोई बात नहीं, मैं अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचकर जेल से बाहर आ जाऊंगी। बुजदिल कहीं के किसी काम के नहीं हो, तुमसे अच्छा तो वो तुषार है, कम से कम मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है। अहान आलिया के बाल को पकड़कर बोला, अगर दोबारा तुमने उस घनचक्कर के साथ मुझे किसी भी तरीके से कम कंपेयर करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगा, समझी? आलिया उसकी तरफ गुस्से से देखती है, उसके बाद उसका हाथ झटक कर बोली, नहीं बात करना मुझे तुमसे, जा रही हूँ मैं, और वैसे भी अब तुम मुझे ढूंढ नहीं पाओगे। मैंने अपने लिए दूसरी जगह अपार्टमेंट ले लिया है और मैं तुम्हें उसका लोकेशन नहीं बताने वाली। आलिया की बात सुनकर कुछ देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। मेरा जो वेयरहाउस है उसके नीचे मैंने एक बेसमेंट बनवाया था, शायद तुम्हारे काम के लिए अच्छा होगा। अहान की बात सुनकर आलिया रुक जाती है, फिर पलटकर अहान को देखते हुए बोली, वेरी गुड, लेकिन मुझे उस वेयरहाउस की चाबी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम कभी भी वहां जाकर कुछ भी पता लगाने की कोशिश करो। बस कुछ दिन की बात है, उसके बाद मैं अपना खुद का बेसमेंट बनवा लूंगी। आलिया की बात सुनकर अहान आलिया के चेहरे को पकड़कर बोला, तुम्हें मुझ पर इतना यकीन नहीं है? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे रिसर्च किए हुए चीजों को तुमसे पहले पब्लिकली बेच दूंगा? आखिरकार मैं तुम्हें खोना क्यों चाहूंगा ऐसी गलती करके?
अहान की बात सुनकर आलिया अहान के हाथ को अपने चेहरे से हटाकर बोली, मक्खन लगाना बंद करो, चाबी दोगे या नहीं ये बताओ। अहान मुंह बनाकर बोला, ठीक है कल ले लेना। आलिया अहान की बात सुनकर बोली, ठीक है परसों तुम्हारी और मेरी सगाई फिक्स, ठीक। अहान चमकती आंखों से आलिया को देखते हुए बोला, क्या तुमने सगाई की बात की सच में? हो आलिया, आई लव यू कहकर अहान आलिया के चेहरे को पकड़ लेता है और उसके होंठ पर कस के किस करता है। आलिया उसकी तरफ देखकर बोली, अगर तुमने ये चिपकना बंद नहीं किया ना तो अभी मैं कैंसिल कर दूंगी सगाई। वैसे भी मैंने इस बारे में किसी से बात नहीं की है, मैंने सीधा तुम्हें बताया है इस बारे में। अहान तुरंत आलिया से दूर हो जाता है, फिर आलिया को देखते हुए बोला, कितने वक्त से मैंने इस दिन का इंतजार किया था कि तुम्हारी और मेरी शादी होगी, 2-3 बच्चे होंगे। आलिया उसे सपनों में खोया हुआ देखकर बोली, सच में? और वो तुम्हारे मुंह पर सूसू और पॉटी करेंगे है ना? अहान गंदा सा मुंह बनाकर आलिया को देखते हुए बोला, छी तुम कैसी कैसी बातें करती हो, चलो रात हो गई है, मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, कल चाबी तुम्हारी तक भिजवा दूंगा। आलिया उसकी बात सुनकर सिर हिलाती है और अहान के गाल पर किस करके गाड़ी लेकर वहां से चली जाती हैं। अहान मुस्कुराकर अपने गाल को छूता है और अपनी गाड़ी लेकर वो भी वहां से निकल जाता है। राव मेंशन। आरुषि की नींद खुल चुकी थी। आरुषि बेड पर बैठे रो रही थी। रुद्रा, जिसका रूम उनके रूम के बगल में ही था, आरुषि के रोने की आवाज सुनकर रूम में जाता है। आरुषि, जिसकी आंखें बंद थी लेकिन वो रो रही थी, रुद्रा धीरे से बोला, क्या हुआ? आरुषि रोते हुए बोली, नाक बंद है मेरा। आरुषि की बात सुनकर रुद्रा नीचे चला जाता है तो देखता है आरसी उन लोगों के लिए रात के खाने का इंतजाम कर रही थी। रुद्रा आरसी से बोला, भाभी आरुषि को सर्दी हो गई है, आप गर्म पानी में विक्स डालकर उसे दे दीजिए, भाप लेगी तो सर्दी कम हो जाएगा। आरसी रुद्रा की तरफ देखकर बोली, और तुम्हें कैसे पता है इस बारे में? आरसी की बात सुनकर रुद्रा थोड़ा सा अपसेट हो जाता है, फिर आरसी से बोला, मेरी जब तबीयत खराब होती थी मम्मी मुझे भाप दिया करती थी, इसलिए मुझे पता है। आरसी रुद्रा से बोली, रुद्रा मैं तो डिनर बना रही हूँ और जब तक उसका सर्दी गायब नहीं हो जाता तब तक वो रोती ही रहेगी, तो फिर क्यों ना तुम जाकर उसकी मदद कर दो। आरसी की बात सुनकर रुद्रा ओके कहता है और गर्म पानी को बाउल में लेकर कमरे में चला जाता है। रुद्रा एक सफेद टॉवल उठा लेता है और आरसी से बोला, गर्म पानी का भाप ले लो, सर्दी चली जाएगी। आरुषि उसकी बात सुनकर रोते हुए बोली, कैसे करते हैं? दूसरी तरफ से नैतिक आलिया का कॉल अटेंड करते हुए बोला, हेलो स्वीट हार्ट। आलिया नैतिक की बात सुनकर इरिटेट होते हुए बोली, डोंट यू हैव एनी अदर गर्ल टू अब्यूज मी, यू ऑलवेज अटेंड द कॉल ऑफ धीरज टू अब्यूज मी। आलिया की बात सुनकर नैतिक बहुत बेशर्मी के साथ बोला, देयर इज नो फन इन द अब्यूज ऑफ अदर गर्ल्स, which comes only in hearing your voice, not joking, I get completely excited. आलिया अपने दांत पीसते हुए नैतिक से बोली, You take it by writing from me, you will die of AIDS disease and I will feed a whole team on your 13th goat's leg pieces. नैतिक की बात सुनकर हिंदी में बोला, तुम्हारी कुछ और भी चीजें हैं जिन्हें खाने में मुझे बहुत मजा आएगा, भले ही एड्स की बीमारी में ही क्यों न मारूं। आलिया चिल्लाकर बोली, ठरकी आदमी, धीरज को कॉल दो। धीरज तुरंत नैतिक के हाथ से फोन छीन लेता है और आलिया से बोला, हेलो। आलिया धीरज से बोली, इंडिया की टिकट बुक कर लो, क्योंकि जिस लड़की को तुमने अब तक टाइम नहीं दिया वह लड़की किसी और से शादी कर रही है। आलिया की बात सुनकर धीरज हैरान हो जाता है और हैरानी से बोला, क्या कह रही हो तुम? कब? आलिया मुस्कुराकर बोली, कल उसकी सगाई है, मेरे दोस्त के साथ आना चाहो तो आ सकते हो, अदरवाइज तुम उसके बच्चों के मामा बनने के लिए तैयार रहना, बाय कहकर आलिया कॉल कट कर देती है। धीरज अपना सिर पकड़ लेता है। नैतिक उसकी तरफ देखकर बोला, क्या हुआ?
नैतिक की बात सुनकर धीरज बोला मुझे इंडिया जाना है। धीरज की बात सुनकर नैतिक की आंखें चमक उठती हैं। नैतिक एक्साइटेड होकर बोला चलो मैं भी चलूंगा। नैतिक बात का धीरज कोई जवाब नहीं देता। शाम का वक्त। बेसमेंट। त्रिशाली की आंखों में पट्टी बंधी हुई थी और उसे कुर्सी में लाकर बांध दिया गया था। अचानक त्रिशाली के मुंह पर कोई पानी फेंकता है। ऑडियो बाय साकिर जैक्स 07। शाम का वक्त। बेसमेंट। आलिया जिसने अपने चेहरे पर नकाब लगा रखा था त्रिशाली के सामने खड़ी उससे ही घूर रही थी। आलिया अपने आवाज को चेंज करने के लिए माइक चेंजर लगा कर रखी थी जिस कारण उसकी आवाज लड़कों की तरह आ रही थी। आलिया त्रिशाली से बोली स्वाति कहाँ है। आलिया की बात सुनकर त्रिशाली गुस्से में बोली तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, तुम मुझे इस तरह से किडनैप नहीं कर सकते। कौन स्वाति? मैं नहीं जानती किसी स्वाति को, छोड़ो मुझे। आलिया आगे बढ़कर त्रिशाली के चेहरे को पकड़कर अपने दांत पीसते हुए बोली पहली बात तुम कैसी औरत हो यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तुम बस मुझे ये बताओ स्वाति को कहाँ रखा है, वरना कहकर आलिया कट लगाने वाला पेन निकालती है और त्रिशाली का गर्दन पर रखती है। त्रिशाली दर्द में जोर जोर से चीखने लगती है। आलिया पेन हटाकर त्रिशाली से बोली अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, बता दो स्वाति कहाँ है वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। त्रिशाली जब आलिया के इस तरह के बातें सुनती हैं तब वो पूरी तरीके से डर जाती है। त्रिशाली डर में रोते हुए बोली धन धन में है वो मेरे डैड के पास, तुम कौन हो और इस तरह से मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो। आलिया त्रिशाली के गाल पर थप्पड़ मारकर बोली क्योंकि तुम एक नंबर की चुड़ैल हो, घटिया औरत, कभी तो जिंदगी में अपने अलावा अपने बच्चों के बारे में सोच लेती नहीं, तूने हमेशा खुद के बारे में सोचा इसलिए आज मुझे तुझे इस तरह से किडनैप करना पड़ा। और हाँ, अगर तेरे साथ जो कुछ भी हुआ है उस बारे में तूने किसी को भी बताया तो मैं तेरा शक्ल देखने लायक नहीं छोड़ूंगी। आलिया की धमकी को सुनकर त्रिशाली डर जाती है। आलिया अपने साथियों की तरफ देखकर मुझे कुछ इशारा करती है तो वह लोग अपने कदम त्रिशाली की तरफ बढ़ाते हैं। त्रिशाली और लोगों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर डर जाती है। आलिया त्रिशाली को धमकी देते हुए बोली अभी इसी वक्त तुम्हारे बाप को फोन करो और स्वाति को वापस इंडिया लेकर आओ वरना सोच लेना तुम। आलिया की बात सुनकर कबीरा त्रिशाली के बाप को कॉल करता है। त्रिशाली जल्दी से बोली डैड उस लड़की को आप यहाँ लेकर आ जाइए, उसकी जरूरत है। त्रिशाली के डैड त्रिशाली की बात सुनकर बोले ऐसी कौन सी जरूरी काम आ गई जो तुम इस तरह से उस लड़की को तुरंत बुला रही हो। त्रिशाली इस बार अपने डैड की बात सुनकर थोड़े गुस्से में बोली मैंने आपसे कहा ना कि मुझे स्वाति इंडिया में चाहिए, आपको एक बार में बात समझ नहीं आती। त्रिशाली को इतने गुस्से में देखकर उसके डैड ओके कहकर कॉल कट कर देते हैं। आलिया तुरंत फोन त्रिशाली से छीन लेती है, उसके बाद अपने लोगों से बोली जब तक स्वाति वापस नहीं आ जाती तब तक ये यही रहेगी। आलिया की बात सुनकर त्रिशाली गुस्से में आलिया से बोली तुम हो कौन। आलिया थोड़ा सा त्रिशाली के पास जाकर बोली है ना। आलिया की बात सुनकर त्रिशाली ऊपर से लेकर नीचे तक कांप उठती है क्योंकि इंडिया में हैना को कोई नहीं जानता होगा लेकिन विदेशों में हैना काफी पॉपुलर थी, एक साइंटिस्ट के रूप में और एक गिरोह के लीडर के रूप में। त्रिशाली जब हैना का नाम सुनती है तो डरते हुए बोली तुमने मुझे किडनैप क्यों किया है। आलिया त्रिशाली की बात सुनकर बोली क्योंकि तुमने मेरे दोस्त के आलिया ग्रोवर की दोस्त को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और आलिया ग्रोवर मेरे दिल के बहुत करीब है। त्रिशाली जब आलिया के मुंह से आलिया का जिक्र सुनती है तो नफरत में भर आती है और आलिया की बुराई करते हुए बोली वह 2 कौड़ी की लड़की तुम्हें सिर्फ हम लोगों के खिलाफ कर रही है, वैसे भी उसके पास है ही क्या, तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी।
आलिया एक थप्पड़ त्रिशाली के गाल पर मारकर बोली, तुम मुझे रिश्वत दे रही हो? तुम्हारी इतनी औकात है, जितने पैसे तुम अपने बाप और पति के उड़ाती हो उतना मैं खुद कमाती हूँ, समझी? तुम आइंदा कभी भी मेरे सामने ज्यादा जुबान खोलने की गुस्ताखी मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आलिया के अचानक थप्पड़ मारने और उसे गुस्से में देखकर त्रिशाली चुप हो जाती है। त्रिशाली अपने मन में गुस्से में बोली, एक बार बस तुम्हारे हाथ से छूट जाऊं, फिर देखती जाओ क्या करती हूं मैं। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी आलिया, तुम्हें इस तरह से मेरे खिलाफ नहीं जाना चाहिए था। आलिया त्रिशाली को इस तरह से सोचता हुआ देखकर बोली, क्या सोच रही हो? कहीं ये तो नहीं कि किस तरह से आलिया ग्रोवर से एक बार फिर से पंगा लिया जाए? लेकिन एक बार याद रखना, अगर आलिया ग्रोवर से रिलेटेड किसी भी पसंद के साथ तुमने किसी भी तरीके का भेदभाव करने की कोशिश की या उन लोगों से झगड़ा करने की कोशिश की, तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए और कोई नहीं होगा। त्रिशाली आलिया की धमकी सुनकर पूरी तरीके से चुप हो जाती है। आलिया बेसमेंट से बाहर चली आती है। रुद्रा आरुष आरुषि स्कूल से आ चुके थे, उन्हें लेने के लिए ड्राइवर गया हुआ था। तीनों हमेशा की तरह सीधा अपने कमरे में चले जाते हैं। रिजवान, जो कि ऑफिस से आ चुका था, सिद्धि की तरफ देखकर बोला, कल तुषार और उसके भाई का एंगेजमेंट है, तो क्या तुम शॉपिंग पर नहीं जाना चाहती? रिजवान की बात सुनकर सिद्धि रिजवान से बोली, मुझे नहीं लगता कि मुझे जाना चाहिए, वैसे भी अभी शादी नहीं हो रही है, सगाई है, तुम्हें क्या लगता है आलिया जाएगी? रिजवान कुछ देर सोचने के बाद सिद्धि से बोला, मैं खुद आलिया को वहां ना जाने के लिए कहूंगा, क्योंकि वहां अगर वह जाएगी तो सिर्फ उसकी बेइज्जती होगी, उसके अलावा और कुछ नहीं, और मैं नहीं चाहता मेरी बेटी की कोई भी इंसल्ट करें। रिजवान की बात सुनकर सिद्धि राजी होती है। उसके बाद रिजवान सिद्धि को ऊपर से लेकर नीचे तक देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं लगता तुम थोड़ी मोटी हो रही हो? रिजवान की बात सुनकर सिद्धि अपने आप को देखती है। उसके बाद रिजवान को घूरते हुए बोली, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मोटी हो रही हो तो क्या मैं सुंदर नहीं दिख रही? रिजवान सिद्धि की बात सुनकर जल्दी से बोला, मैंने ऐसा कब कहा? तुम तो हमेशा से खूबसूरत हो, मैं बस ये बोल रहा था तुम पहले से ज्यादा हॉट हो रही हो, जिस कारण मेरा मन थोड़ा इधर उधर हो रहा है। सिद्धि मुस्कुराते हुए सोफे से खड़ी हो जाती है और अपने कदम रिजवान की तरफ बढ़ाते हुए बोली, वैसे तुम भी आजकल काफी हैंडसम लग रहे हो, तो क्या मेरा मन भी इधर उधर होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा। रिजवान मुंह बनाकर सिद्धि से बोला, कभी ऐसा दिन आया है जब तुमने कहा हो कि आज मेरा रोमांस करने का मन कर रहा है? नहीं, हमेशा मैंने कहा है। सिद्धि रिजवान के कान को पकड़कर बोली, क्योंकि तुम एक नंबर के हवसी हो और मैं नहीं हूँ, हर चीज की एक लिमिट होती है। रिजवान सिद्धि को कमर से अपने पास खींचकर बोला, लेकिन इस चीज की कोई लिमिट नहीं होती, क्योंकि यह अपने ऊपर डिपेंड करता है, और मेरा डिपेंड करने का मतलब सिर्फ यह है कि इसे अनलिमिटेड तरीके से करो। शिखा, जो कि किचन में थी, वो उन दोनों के लिए चाय लेकर आते हुए बोली, किस चीज को अनलिमिटेड करने की बात कर रहे हैं आप दोनों? शिखा को आता हुआ देखकर सिद्धि जल्दी से रिजवान से दूर हो जाती है। रिजवान ठीक से बैठते हुए शिखा से बोला, अभी तुषार और कुणाल की शादी में अनलिमिटेड तरीके से नाचने की बात कर रहे थे। शिखा रिजवान की बात सुनकर बोली, अच्छा, आप लोगों ने बताया नहीं ये दोनों है कौन? मुझे लगा वह दोनों आपके भाई और उनकी बीवी थी जो कल आए थे। शिखा की बात सुनकर सिद्धि शिखा से बोली, हाँ तुम ठीक कह रही हो, जो लोग कल आए थे वह रिजवान के भाई और उसके भाई की बीवी है। आरसी बिस्कुट ट्रे में लाते हुए बोली, सिद्धांत और रिवान अभी तक काम से नहीं आए, समझ नहीं आ रहा कहाँ है दोनों? सिद्धांत आते हुए बोला, क्या बात है, मेरी बीवी को मेरी बहुत फिक्र हो रही है। सिद्धांत की बात सुनकर आरसी पलटकर सिद्धांत को देखते हुए बोली, मुझे फिक्र तुम्हारी नहीं हो रही थी, मुझे बस फिक्र इसलिए हो रही थी क्योंकि तुम कहीं भी जिन की तरह गायब हो जाते हो। कहाँ थे? तुम्हारा ऑफिस तो छोटे 2 घंटे हो गए।
सिद्धांत अपनी आंखें छोटी करके आरसी से बोला, प्लीज तुम अब टिपिकल वाइफ की तरह बिहेव करना बंद करो, मैं जरूरी मीटिंग में फंस गया था। सिद्धांत की बात सुनकर आरसी बोली, वेरी गुड, कल फ्री रहना क्योंकि हम लोगों को कल ग्रोवर मेंशन जाना है। सिद्धांत उसकी बात सुनकर सिर हिलाता है। कुछ देर बाद सभी डिनर करते हैं और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अगली सुबह मालाबार हिल, आलिया सो रही थी, उसके अपार्टमेंट का डोर बेल बजता है। आलिया असहाय आंखों से जाकर दरवाजा खोलती है तो कोई उसे कस के गले लगा लेता है। आलिया की सारी नींद गायब हो जाती है। आलिया गुस्से में उसे खुद से दूर करके उसके गर्दन पर मारती है तो अहान अपनी गर्दन को पकड़कर बोला, यह क्या हरकत है तुम्हारी। अहान की आवाज सुनकर आलिया उसकी तरफ देखती है और अपनी आंखें छोटी करके बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें एड्रेस किसने बताया। आलिया की बात सुनकर अहान मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे घर में मेरे बहुत सारे जासूस हैं। कहते हुए अहान आलिया को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है, जो कि टाइट शॉर्ट जीन्स और शॉर्ट ब्रा में खड़ी हुई थी। आलिया घूर के अहान देखते हुए बोली, तुम मुझे इस तरह से क्या देख रहे हो। अहान अपने कदम आलिया की तरफ बढ़ाते हुए बोला, देख रहा हूँ छोटी आलिया कितनी बड़ी हो गई है, मन करता है, कहकर अहान आलिया को कमर से पकड़कर आलिया के फिगर पर अपना हाथ रखता है। आलिया अपनी आंखें बड़ी करके अहान की तरफ देखकर उसे जैसे ही मारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है। अहान आलिया को अपनी बाहों में उठाकर बिस्तर की तरफ ले जाते हुए बोला, तुम्हें पूरी तरीके से खाने का मन करता है। आलिया अहान के गर्दन में अपना हाथ डालते हुए बोली, तुम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते, इसका सबसे बड़ी वजह ये है कि मेरे डैड तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अहान आलिया को बिस्तर पर उतारकर अपने शर्ट के बटन खोलते हुए बोला, चिंता मत करो, मैं सब कुछ प्लान करके आया हूँ, तुम्हारे डैड यहाँ पर नहीं है, इसलिए अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। आलिया अहान की तरफ देखती है तो अहान आलिया को अपने कमर पर बैठा लेता है। आलिया की पकड़ अहान के कंधे पर कस जाती है। अहान आलिया को पलटकर उसके ऊपर आ जाता है और उसके पैंट को निकालते हुए बोला, क्या तुम रेडी हो, हम दोनों सच में इंटीमेट होने वाले हैं। आलिया अहान के चेहरे को पकड़ते हुए बोली, मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ, तुम्हारी ये परफ्यूम और तुम्हारा यह मस्कुलर बॉडी मुझे तुम्हारे करीब खींच रही है। अहान मुस्कुराकर अपना हाथ आलिया के उभरे होठों पर रखता है तो आलिया के पैर कांप उठते हैं। आलिया की पकड़ अहान के बाल पर मजबूत हो जाती है। अहान आलिया के होठों पर किस करता है। आलिया अहान की तरफ अपनी आंखें खोलकर देखती है तो अहान उसके ब्रा को निकाल देता है। आलिया अहान के सामने अपने तराशे हुए बदन के साथ बिस्तर पर लेटी हुई थी। अहान आलिया के कमर पर किस करते हुए उसके उभरे होठों पर अपने ठंडे होंठ रख देता है। आलिया के पूरे शरीर में एक झंझनाहट से फैल जाती है। अहान आलिया के कमर को सहलाते हुए उसके नीचे होठों पर लगातार किस कर रहा था, जिस कारण आलिया पूरी तरीके से कांप रही थी। अहान अपनी पकड़ आलिया के कमर पर मजबूत कर देता है। आलिया हाफते हुए अहान से बोली, अब और नहीं। उसकी बात सुनकर अहान मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखता है। आलिया अहान के चेहरे को पकड़कर बोली, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कहकर आलिया उसके ऊपर पलटकर जैसे ही आती है, धड़ाम की आवाज के साथ बिस्तर से नीचे गिर जाती हैं। आलिया अपनी आंखें खोलकर देती है तो वह अपने कमरे में थी और बिल्कुल सही सलामत थी, उसके साथ कोई नहीं था। आलिया अपने बाल को नोचते हुए बोली, क्या मैं सपना देख रही थी, वह भी उस छछूंदर के साथ। छी। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। मालाबार हिल, आलिया के अपार्टमेंट का डोर बेल बजता है। आलिया, जो कि बेड के नीचे गिरी हुई थी, डोर बेल बजने की आवाज सुनकर उठ जाती है। आलिया जाकर दरवाजा खोलती है, सामने अहान खड़ा हुआ था। आलिया अपनी आंखें मलते हुए बोली, यह फिर से आ गया सपने में, इस बार इसे नहीं छोड़ूंगी, कहकर आलिया उसके नाक पर घुसा मार देती है। अहान, जो कि सच में अपार्टमेंट के बाहर खड़ा हुआ था, आलिया के अचानक मारने से अपने नाक को पकड़कर जमीन पर बैठ जाता है और गुस्से से बोला, तुम पागल हो गई हो क्या।
आलिया जब अहान की आवाज सुनती है तब जल्दी से बोली, अरे अरे सॉरी, मुझे लगा मैं सपना देख रही हूँ। अहाना गुस्से में आलिया को देखते हुए बोला, पागल कुत्ते ने काटा है मुझे, एक तो सुबह सुबह तुम्हारे लिए बेसमेंट का चाबी लेकर आ रहा हूँ और तुम हो कि मुझे मार रही हो, कितनी गंदी हो तुम। आलिया अहान को उठाते हुए बोली, सॉरी चलो अब अंदर, तुम्हारे नाक से ब्लीडिंग हो रही है। अहान अपने हाथ को देखता है तो उसके हाथ में खून लगा हुआ था। अहान रोने की एक्टिंग करते हुए बोला, मार डाला मुझे इस लड़की ने, भगवान जाने क्या दुश्मनी है इसकी मुझसे, एक पल के लिए कहती है मुझसे शादी करेगी और दूसरे ही पल मुझे मारने पीटने पर पड़ी रहती है। भगवान, मेरी किस्मत में ही ऐसी लड़की क्यों लिखी थी आपने। आलिया अहान के सिर पर मारते हुए बोली, अब नाटक करना बंद करो चलो, कहकर अपार्टमेंट का दरवाजा बंद करती है और अपने कमरे की तरफ ले जाते हुए बोली, मुझे लगा मैं सपना देख रही थी इसीलिए मैंने गलती से मार दिया। अहान बेड पर बैठ जाता है और आलिया के कमरे को देखते हुए बोला, तुम्हारा कमरा काफी अच्छा है, क्या मैं मीटिंग से थकने के बाद यहाँ आकर तुम्हारे साथ रह सकता हूँ। आलिया घूरकर अहान को देखते हुए बोली, कोई जरूरत नहीं है, पहले तुम्हारे नाक से जो खून निकल रहा है उसे साफ करो, कहकर आलिया अहान के हाथ में कॉटन दे देती है। अहान उस कॉटन को अपने नाक में ठूस लेता है। आलिया मुंह बनाते हुए बोली, तुम पागल हो क्या, ऐसे कौन करता है, कहकर आलिया सारे कॉटन उसके नाक से निकालती है और निकल रहे ब्लड को साफ करके दवाई लगा देती है। अहाना आलिया को देखता है जो उसके सामने खड़ी हुई थी। अहान आलिया के कमर पर हाथ रखते हुए बोला, वैसे तुमने बताया नहीं तुम सपने में क्या देख रही थी, लगता है कुछ रोमांटिक ही देख रही थी इसीलिए इतना ज्यादा गर्म होकर पड़ी हुई हो। आलिया अहान की बात सुनकर अहान को गुस्सा दिलाने के लिए बोली, हाँ मैंने देखा सपने में कि तुम मेरे साथ इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे थे लेकिन तुमसे हो नहीं पा रहा था क्योंकि छोटा है ना तुम्हारा। आलिया जैसे ही यह बात कहती है अहान के चेहरे के रंग उड़ जाते हैं। अहान जल्दी से अपने सामने अपने हाथ को करते हुए बोला, तुमने कब देखा और तुम बिना देखे इस तरह से कम्प्लीमेंट कैसे कर सकती हो, 9 इंच तुम्हें छोटे लगते हैं। आलिया अहान की बात सुनकर अपनी आंखों में शरारतीपन लिए हुए अहान से बोली, क्या बात है, तुमने तो बिना कुछ करे बता दिया, वैसे मेरी एक फ्रेंड है वो पूछ रही थी तुम्हारा साइज इसीलिए तुमसे डाइट पूछ तो सकती थी नहीं इसीलिए थोड़ा सा तुम्हें गुस्सा दिलाना पड़ा। अहान अपनी आंखें छोटी करके आलिया को घूर के देखता है और कमर से पकड़कर बिस्तर पर धकेलते हुए बोला, तो चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं कैसा फील होता है। आलिया अहान के सीने पर हाथ रखकर बोली, देखो आज बहुत इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं मेरे इसलिए ये सब सुहागरात में करेंगे और वैसे भी तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जो तुम्हें मारूंगी नहीं। आलिया की बात सुनकर अहान आलिया की आंखों में देखते हुए बोला, मुझे पता है तुम्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे दिल में क्या है लेकिन सबको पता है तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो हमेशा से, क्योंकि मेरा तुम्हारे पास रहना तुम्हें हमेशा तुम्हारे डेट की याद दिलाती है, उसका रीजन यह है कि मैं हमेशा तुम्हारा सुरक्षा कवच बनकर रहता हूँ। अहान की बात सुनकर आलिया अहान की तरफ देखती है। अहान अपने आप को इस तरह से देखता हुआ पाकर बोला, क्या हुआ, तुम मुझे इतना से क्यों देख रही हो, क्या मैं खाने लायक नजर आ रहा हूँ। आलिया अहान को कस के गले लगा लेती हैं और अपना चेहरा अहान के गर्दन पर छुपाते हुए बोली, आई लव यू सो मच, यू कांट इवन इमेजिन। अहान आलिया के अचानक प्रपोजल को सुनकर थोड़ा सा चौंक जाता है, फिर अपनी आगोश में आलिया को कष्ट कर लेते हुए बोला, आई डोंट इवन वॉन्ट टू थिंक, आई वॉन्ट योर लव टू बी बियॉन्ड माई थॉट। आलिया अहान के गर्दन पर किस करती है तो अहान आलिया के माथे पर किस करता है। आलिया अहान के चेहरे को अपने हाथ में पकड़कर उसके होठों पर किस करती है। अहान की आंखों से आंसू की एक लकीर खींच आती है। अहान को रोता हुआ देखकर आलिया उसके चेहरे को पकड़कर बोली, तुम रो क्यों रहे हो।
अहान अपना चेहरा आलिया के गले पर छुपाते हुए बोला, मैं नहीं रो रहा, ये तो खुशी के आंसू है। इतना साल का इंतजार आखिर का पूरा हो गया और कुछ नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहता। आलिया अहान को कस के गले लगा लेती है। अहान आलिया से बोला, क्या हम दोनों अपनी शादी के बारे में तुम्हारी फैमिली से बात कर सकते हैं? अहान की बात सुनकर आलिया अहान से बोली, क्या तुम मुझे 2 महीने का वक्त दे सकते हो? 2 महीने में मेरा जो काम है वह पूरा हो जाएगा, उसके बाद मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अहान आलिया की बात सुनकर बोला, इतना वक्त इंतजार किया है तो 2 महीने भी कर लूंगा, बस मुझसे दूर मत जाना। अहान की बात सुनकर आलिया अहान को चेहरे को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, इतना प्यार मत करो मुझसे, वरना तुम्हें बेचकर चली जाऊंगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अहान मुस्कुराते हुए आलिया से बोला, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी क्योंकि तुम मुझसे बहुत प्यार करती हूँ, मुझे पता है। एहसास भले ही देर से हुआ है लेकिन पूरे दिल तक गया है। अहान की बात सुनकर आलिया अहान से बोली, अब बस करो अपने ये चिकनी चुपड़ी बातें, चलो शॉपिंग पर चलते हैं, आज शाम को कुछ होने वाला है, बहुत मजा आएगा, ग्रोवर मेंशन भी जाना है। आलिया की बात सुनकर अहान आलिया से बोला, नहीं आज हम ग्रोवर मेंशन नहीं जाएंगे, हम दोनों डेट पर चल रहे हैं, आज मेरा सारा मीटिंग कैंसिल, आज मैं तुम्हारे साथ वक्त बिताना चाहता हूँ। आलिया अहान की बात सुनकर अपने भाव थोड़ा सख्त करते हुए बोली, मेरा ग्रोवर मेंशन जाना बहुत जरूरी है। अहान आलिया से बोला, तुम्हारे डैड ने मना किया है और मना किया है तो जिम्मेदारी मेरी है कि मैं तुम्हें वहां ना जाने दूं। अहान की बात सुनकर आलिया बोली, डैड ने ऐसा क्यों कहा है तुमसे, तुम मुझे बता सकते हो? अहान आलिया को कमर से पकड़कर बोला, क्योंकि तो वहां जाओगी तो सिर्फ लड़ाई झगड़े होंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं, तो बेहतर होगा तुम मत जाओ। अहान अभी आलिया को समझा ही रहा था कि आलिया के अपार्टमेंट का डोरबेल फिर से बजता है। आलिया खुद से बोली, किनको पता है मेरे एड्रेस के बारे में, सभी यहीं पर आकर घुसे आ रहे हैं। कहते हुए आलिया जाकर दरवाजा खोलती है। सामने तुषार गुस्से में खड़ा आलिया को घूर रहा था। आलिया तुषार को देखकर अपनी एक आईब्रो ऊपर करके बोली, तुम यहाँ? तुषार आलिया को अंदर धक्का देता है और दरवाजा अंदर से बंद करते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मॉम को तकलीफ पहुंचाने की, और तुमने उन्हें किडनैप क्यों किया? आलिया तुषार को ऊपर से लेकर नीचे तक देखने के बाद बोली, एक्सक्यूज मी मिस्टर तुषार ग्रोवर, अपने हद में और अपने दिमाग को अपने दिमाग के जगह में रखो, घुटने पर नहीं। तुम देख सकते हो मैं अपने घर में हूँ, तो मैं भला तुम्हारी माँ को किडनैप क्यों करवाऊंगी? तुषार आलिया के जबड़े को कस के पकड़ते हुए बोला, तुम बेवकूफ, किसी और को बनाना मुझे नहीं, मैं तुम्हारी रग रग से वाकिफ हूँ। आलिया एक जहरीली मुस्कान तुषार को देते हुए बोली, क्यों मुझे अच्छे से जानते हो? इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो, तुमने हमेशा मुझे कमजोर बनाने के लिए मेरी वीकनेस को टारगेट किया है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि मैंने अपने लिए किसी को चुन लिया है, शादी कर रही हूँ मैं। कांग्रेचुलेशन नहीं कहोगे मुझे? आलिया की बात सुनकर तुषार की पकड़ आलिया के गले से ढीली हो जाती है। तुषार आलिया के कमरे की तरफ देखता है जहां पर अहान बिना किसी भाव के खड़ा उसे ही घूर रहा था। अहान अपने कदम उन दोनों की तरफ बढ़ाने के बाद आलिया के साथ खड़े होते हुए तुषार से बोला, मेरी बीवी से दूर रहो, मैंने पहले ही तुम्हें कहा था, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती है क्या? अहान की बात सुनकर तुषार एक नजर आलिया को देखने के बाद अहान की आंखों में देखते हुए बोला, क्या जानते हो तुम आलिया के इन 5 सालों के बारे में? मुझसे पूछो, वह 3 सालों तक किसके साथ थी? तुषार की बात सुनकर आलिया अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखती है तो तुषार आलिया के बिल्कुल पास आकर बोला, तुमने बताया नहीं अपने बॉयफ्रेंड को 3 सालों तक तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में थी, अपने पूरे ग्रेजुएशन तक। तुषार की बात सुनकर अहान आलिया की तरफ देखकर बोला, यह क्या कह रहा है?
आलिया बिना किसी भाव के तुषार को घूरते हुए आहान से बोली, हाँ मैं इसके साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन हम दोनों का रिलेशनशिप सिर्फ नाम का था, इसमें सिर्फ मुझे किस किया है, मैं अभी भी कुंवारी हूँ और चिंता मत करो आहान, मैं अपना पहला वक्त तुम्हें ही दूंगी, इस जैसे धोखेबाज और झूठे को नहीं। आहान आलिया को जबड़े से पकड़कर अपने पास लाकर बोला, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी जिस्म के लिए तुमसे मरता हूँ आलिया, मुझे तुम्हारा ये बेखौफ चेहरा बिना सोचे समझे बोल जाना, लोगों की परवाह करना, ये तुम्हारी तरफ खींचता है ना कि तुमने अपना पहला वक्त किसे दिया इस पर। तुषार आहान से बोला, तुम्हें पता है आलिया के ब्रेस्ट के जस्ट 1 इंच नीचे तिल है, तुमने देखा है नहीं ना, लेकिन मैंने देखा है। आलिया मुस्कुराकर तुषार को देखती है और अपने कदम तुषार की तरफ बढ़ा, अपने हाथ नीचे ले जाते हुए कस के पकड़कर बोली, ब्रेकअप की वजह तुम बता रहे हो या मैं बताऊं। आलिया के ऐसा करने पर तुषार कहाँ चेहरा लाल हो जाता है और गुस्से में और दर्द में उसके हाथ की नसें दिखने लगती हैं। आलिया तुषार को धक्का देकर छोड़ देती है और अपनी उंगली दिखाकर बोली, दोबारा कभी मेरे अपार्टमेंट में अपनी ये घटिया शक्ल लेकर मत आना माय डियर बिग ब्रो, आई सेड जस्ट गेट लॉस्ट। तुषार गुस्से में आलिया की तरफ देखता है तो आलिया उसे जाने के लिए कहती है। तुषार आलिया को उंगली दिखाकर बोला, बस एक बार मुझे सबूत भी हो जाए मेरी मॉम के किडनैपिंग होने के पीछे तुम्हारा हाथ है, फिर देखना मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। तुषार की बात सुनकर आलिया मुस्कुराकर बोली, स्पेन में तुम मेरा कुछ नहीं उखाड़ सके तो यहाँ पर क्या कर लोगे, मेरे डैड है मेरे लिए और मेरा होने वाला हब्बी वह भी तो है। आलिया की बात सुनकर तुषार गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद आहान आलिया को कमर से पकड़कर अपने पास खींचकर बोला, तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बता रही हो। आलिया आहान के गले पर अपना हाथ डालते हुए बोली, जब मैं यहाँ से स्पेन गई थी तब कॉलेज में उसकी और मेरी लव स्टोरी स्टार्ट हुई थी और वजह सिर्फ ये थी कि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था, क्योंकि मेरे कारण उसे हॉस्पिटल में इतना वक्त बिताना पड़ा था, हम दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ है। आहान आलिया को पकड़कर बिस्तर की तरफ ले जाते हुए बोला, मुझे सब कुछ जानना है, एक एक सेकंड बताओ मुझे। आलिया घूर के आहान को देखने के बाद बोली, हम दोनों कॉलेज में मिले, फर्क बस इतना था, वो मेरा सीनियर था और मैं 2 क्लास नीचे थी, मतलब नॉर्मल सी बात है, द फर्स्ट ईयर में थी और वो फाइनल में था। सीनियर होने का फायदा उठाते हुए उसने सबके सामने मुझे प्रपोज किया, मैंने उसे रिजेक्ट किया तो उसने मुझे ब्लैकमेल किया कि अगर मैं उसके साथ रिलेशनशिप में नहीं आती हूँ तब वो मुझे कॉलेज में ठीक से सरवाइव करने नहीं देगा और सबको बता देगा कि मैंने उसे कॉरिडोर से नीचे धक्का दिया था। आहान अपने पैर के ऊपर पैर रखकर बैठते हुए आलिया को घूर के बोला, आगे। आलिया खुन्नस में उसकी तरफ देखती है और उसे बताना शुरू कर देती है।